नमस्कार, मैं हूं राजीव राधव। गुल्लक टीवी में आपका स्वागत है। आप विदित हैं, उत्तराखंड अंधकार में इस समय। एक अंधकार यह है कि जो कागज लोगों के पास उत्तराखंड राज्य का आंदोलन करने के बाद हाथ में है, यानी कि उत्तराखंड के निवासी होने का मूल निवास प्रमाण पत्र, उसकी हैसियत रद्दी के उस नोट की तरह है जो बंद हो चुका है। 1,000 का नोट किसी काम आता ही नहीं। जो जमीनें हैं वो पता नहीं किसकी हैं। जमीन का मालिक, किसी कॉटेज में जाओ, किसी होमस्टे में जाओ, पता चला जो ट्रे लेकर खाना देकर सर्व कर रहा है वो जमीन का मालिक है और वो नौकरी कर रहा है। जमीनें अपनी रही नहीं। और इन तमाम चीजों के बीच अचानक आ गया यूसीसी और लिव इन कानून। और एक हफ्ते से उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है, खानपुर में। और साथ में एक समस्या और आ गई। पूरा देश देख रहा है कि उत्तराखंड ने मेजबानी कर रहा है राष्ट्रीय खेलों की। लेकिन राष्ट्रीय खेलों में समस्या यह है कि उत्तराखंड की टीम में उत्तराखंड की प्रतिभाएं तो है नहीं। बगल वाले प्रदेशों से आयात करके खिलाड़ियों को लाया गया है। और इन तमाम चीजों से खफा है मोहित डिमरी। मोहित डिमरी उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून के लिए संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष समिति के संयोजक हैं और उन चुनिंदा युवाओं में से हैं जो इस अंधेरे में उत्तराखंड के लिए दूर से एक रोशनी की किरण है कि कल ये नजदीक आके सूर्य बनेंगे और इस उत्तराखंड को अंधकार से दूर कर पाएंगे। डिमरी जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने जब आरंभ की थी लड़ाई मूल निवास और भू कानून की, आपको मालूम था कि अगर आप जीत भी गए और जब आप जीतने के नजदीक आएंगे और उत्तराखंड के लोगों को लामबंद कर देंगे तो एक बैकडोर एंट्री का मार्ग खुल जाएगा भू कानून के काट के रूप में भी और मूल निवास की काट के रूप में भी, जिसका नाम होगा यूसीसी। पीछे से होगा, आगे से होगा यूसीसी, पीछे से होगा लिव इन कानून। इस सारी दशा पे आपके तमाम संघर्षों के बाद, और इन संघर्षों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप लोगों ने इतना संघर्ष किया कि राष्ट्रीय दलों से हटकर निर्दलियों को भी जीतने की उम्मीद जगाई। एक उम्मीद फिर जगी जब आपने कम से कम यूसीसी के ऐलान के बाद, चुनाव से वोटिंग से ठीक पहले, कि हम यूसीसी लागू कर देंगे। उसके बाद आपने गढ़वाल में कम से कम 5 के 5 जिलों में राष्ट्रीय दलों को हरा दिया, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। चाहे उत्तरकाशी का जिला मुख्यालय हो, टिहरी जनपद का जिला मुख्यालय हो, रुद्रप्रयाग का जिला मुख्यालय हो, पौड़ी का जिला मुख्यालय हो या फिर चमोली का जिला मुख्यालय हो, सत्ताधारी दल बीजेपी सब जगह से उसका सुपड़ा साफ हो गया। श्रीनगर में भी निर्दलीय जीत गया और ऋषिकेश लोग कह रहे हैं आप जीते में हैं। 10,000 के आसपास वोट पड़ा ही नहीं, 1,800 से हारे हैं। यदि कोर्ट फैसला कर देगा और शेष वोट डलवा देगा तो वहां भी शपथ निर्दलीय ही लेगा। एक उम्मीद की किरण जगी और उस किरण के बीच अचानक आ गया यूसीसी। आप इस दशा पर क्या कहते हैं? पहले तो राजीव भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस खास कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए। आज उत्तराखंड की हालात हम देख पा रहे हैं और शायद ही हमारे शहीदों ने ऐसे उत्तराखंड की कल्पना की होगी जिस अवधारणा को लेकर राज्य का निर्माण हुआ। शहीदों ने बहुत सारे सपने संजोए थे, बहुत सारी अवधारणाएं थी कि अपना राज्य होगा, यहाँ के लोगों के हाथ मजबूत होंगे, राजनीतिक ताकत हमारे हाथों में होगी, तमाम तरह के संसाधन हमारे हाथों में होंगे। लेकिन दुख इस बात का होता है, राज्य निर्माण के 24 साल बाद भी आज भी इस राज्य की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसमें कहीं भी कोई हमें सुधार की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। सबसे अधिक जो प्रभावित हुए हैं यहाँ के मूल निवासी, अपने जो उनके अधिकार अपने राज्य में सुरक्षित होने चाहिए थे वो कहीं से भी हमें नजर नहीं आते हैं। आप देखिए, राज्य निर्माण के बाद जिस तरह से यहाँ पर मूल निवास का अधिकार खत्म किया गया और आज हम देखते हैं कि यहाँ पर समान नागरिकता संहिता के जरिए सरकार क्या कुछ कर रही है।
1 साल का प्रावधान कर दिया गया है स्थायी निवास का। यानी जो व्यक्ति 1 साल से उत्तराखंड में केंद्र या राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है, वो यहाँ पर स्थायी निवासी माना जाएगा। अगर वो व्यक्ति यहाँ पर स्थायी निवासी माना जाएगा तो तमाम तरह की रिसोर्सेज उसे मिलेंगे, उसे नौकरियां मिलेंगी, यहाँ पर आसानी से जमीनें खरीद सकते हैं। तो हमने तो ऐसे राज्य की कभी कल्पना नहीं की थी कि इस स्थिति में हमारा राज्य पहुंच जाएगा। तो ये आंदोलन जो शुरुआत इसकी हुई है, जिसको लेकर तमाम उत्तराखंड के लोग लामबंद हो रहे हैं, उसके पीछे मूल हमारी सोच यही है कि इस राज्य को बचाया जाए, लुटेरों के हाथों से इस राज्य को कैसे बचाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, उन्हें बताया जाए कि अब आपके हाथों में से ये राज्य लगातार खिसकता जा रहा है। जिस राज्य के निर्माण को लेकर जो सोच इस राज्य के निर्माण के पीछे थी, वो जो अवधारणा थी, वो अब खत्म सी हो रही है। कैसे हम अपनी जमीनों को बचाएं, कैसे हम अपनी नौकरियों को बचाएं, कैसे यहाँ मूल निवासियों के अधिकारों को बचाएं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों को जागरूक करें, लोगों के बीच में जाएं, उन्हें बताएं कि हालात बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। न उनका भविष्य इस राज्य में सुरक्षित है, न उनके आने वाले बच्चों का भविष्य इस राज्य में सुरक्षित है। तो तमाम तरह से कोशिशें की जा रही हैं हमारे संगठन की ओर से, और आगे भी हम लोग लगातार इसको लेकर कार्यक्रम देने जा रहे हैं, जनता को लामबंद करने जा रहे हैं। 9 फरवरी को हम एक बार फिर ऋषिकेश में स्वाभिमान शंखनाद करने जा रहे हैं। हम पूरे प्रदेश भर से आह्वान कर रहे हैं वहां पर लोगों को लामबंद करने के लिए। एक बार फिर से हम अपनी इस लड़ाई को शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि बीच में चुनाव आचार संहिता की वजह से हमारी ये आंदोलन थम सा गया था। एक बार फिर से हम इसकी शुरुआत ऋषिकेश से करने जा रहे हैं। एक बार फिर हम लोगों को सड़कों पर उतारेंगे, और जब तक इन मांगों पर सरकार काम नहीं कर देती है, चाहे हमारा मूल निवास 1950 का सवाल हो, मजबूत भू कानून की लड़ाई हो, इसके साथ ही साथ यूसीसी में सरकार ने जिस तरह से 1 साल के स्थायी निवास के प्रावधान को रखा है, लिव इन रिलेशनशिप को रखा है, इसके विरोध में हम एक बार फिर से एक बड़े आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे और लोगों को इस आंदोलन से पूरे प्रदेश भर में लामबंद करेंगे और बताएंगे कि क्या स्थिति इस राज्य में मूल निवासियों की होने जा रही है। चलिए एक एक करके अब मैं लोगों के प्रश्न भी आ रहे हैं, दर्शक भी अपने विचार रख रहे हैं, उनके प्रश्न, आप सबके प्रश्न मैं लूंगा, कोशिश करूंगा कि आप जो प्रश्न पूछने के लिए कह रहे हैं वो भी मैं पूछूं। लेकिन आरंभ करते हैं, अभी खेल चल रहा है राष्ट्रीय खेल। आप आज खेल सचिव के पास गए थे, मुझे लगता है कि आपके पीछे से कोई आवाज आ रही है जो गूंज रही है, उसका वॉल्यूम बंद करा दीजिए अगर आप लाइव सुन भी रहे होंगे तो। आपकी तरफ से आ रही है, बैकफाइल हो रही है आवाज मेरी। आज आप खेल सचिव के पास गए थे, आपने इस बात पर घोर आपत्ति दर्ज की कि जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं उत्तराखंड की विभिन्न टीमों में, उनमें से ऐसे खिलाड़ी हैं जो उत्तराखंड के हैं ही नहीं। आपने ज्ञापन दिया, क्या स्थिति है? क्या वास्तव में सच है कि जो टीमें खेल रही हैं उसमें जो उत्तराखंड की टीम है उसमें बाहर के खिलाड़ी भी शामिल कर लिए गए? उत्तराखंड की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय खेलों में भी मौका नहीं मिल रहा? बिल्कुल राजीव भाई, और इस बात का बहुत बड़ा दुख है हमें कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और उत्तराखंड के ही खिलाड़ी अपने राज्य में खेल नहीं पा रहे हैं। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि हम अपने स्टेट में यहाँ पर जो राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं उसमें प्रतिभा करेंगे, एक बड़ा मंच है, एक बड़ा अवसर है अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का। लेकिन हताशा तब हमारे खिलाड़ियों को लगी जब उन्हें बताया गया कि उनके स्थान पर बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। तमाम खेलों में यहाँ स्थानीय खिलाड़ियों को दरकिनार कर दिया गया है, और इसी को लेकर आज मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति की टीम ने यहाँ पर खेल सचिव, विशेष खेल सचिव जो यहाँ पर बनाए गए हैं अमित सिन्हा, उनसे मुलाकात की। हमने उनको तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो बताई कि क्यों इस तरह से हो रहा है। तो उन्होंने भी हाथ खड़े किए, उन्होंने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे एक तरह से हमारा सिर्फ इस जो खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं इसका पूरा मैनेजमेंट करना है, तमाम तरह की सुविधाएं देना है, ये हमारे हाथ में नहीं है। आपको इसको लेकर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से बात करनी होगी, क्योंकि खिलाड़ियों का चयन वहीं से होता है। उत्तरांचल ओलंपिक एसोसिएशन जो ये खेल संघ बनाए गए यहाँ पर, इन्हीं को यहाँ के खिलाड़ियों का चयन करना था। तो कुल मिलाकर देखें तो अपने ही राज्य में यहाँ के जो मूल निवासी खिलाड़ी हैं,
जो स्थानीय खिलाड़ी हैं उनको खेलने का मौका तक नहीं मिला। लगातार हमें कई जो खिलाड़ी इस राज्य के हैं वो फोन कर रहे हैं, उनको बड़ी हतोत्साहित हैं वो सभी खिलाड़ी कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो उन्हें यहाँ अपने राज्य में खेलने के लिए अवसर नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें हम सरकार को दोषी मानते हैं और खेल मंत्री भी इसमें दोषी है, जो उन्होंने इस पर गंभीरता से काम नहीं किया। उत्तरांचल ओलंपिक एसोसिएशन जो बनाया गया है, इसकी क्या भूमिका होनी चाहिए थी, इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। आपका खेल संघ यहाँ बनाए हुए हैं, तमाम खेलों को लेकर आपकी क्या भूमिका थी कि यहाँ के प्लेयर को मौका दिया जाता। तो कुल मिलाकर अपने स्टेट में जब यहाँ के खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जा रहा है, तो आने वाले समय में जो यहाँ खेल रहे हैं बाहरी राज्यों के प्लेयर, अगर किसी को गोल्ड मेडल मिलता है तो उसको 12 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। 12 लाख रुपए की धनराशि के साथ साथ उसे यहाँ नौकरी का भी ऑफर मिलेगा, अन्य तरह के संसाधन भी मिलेंगे। तो इस पर भी कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों पर डाका है। जो यहाँ के प्लेयर को जो सुविधाएं, नौकरियां या पैसा मिलना था, वो भी बाहर के लोगों को मिल रहा है। तो एक तरह से ये सवाल तो यहाँ पे खड़ा हो ही रहा है कि जब राज्य हमारा है तो इसमें बाहर के लोगों को ही तमाम तरह के संसाधन क्यों दिए जा रहे हैं। आप देखिए, हमारी राजनीतिक ताकत खत्म कर दी जा रही है, खेलों में हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, गैर मूल निवासियों को यहाँ पर नौकरियां मिल रही हैं, वो जमीनें यहाँ पर उनको अधिकार मिल रहे हैं। तो इस राज्य का जो नागरिक है, जो यहाँ के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? अपने आप में बड़ा सवाल इस बात को लेकर है। और जो इस समय चल रहा है पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं राष्ट्रीय खेलों में, इसमें भी बहुत सारे प्लेयर हमारे पास आ रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं कि उनको ट्रायल का मौका तक नहीं मिला है, उन्हें बताया नहीं गया कि आपको ट्रायल के लिए आना है, बाहर से खिलाड़ी हायर कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने वाली बात है। कैसे हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी अपनी जो उनके अंदर काबिलियत है उसको आगे प्रदर्शित कर पाएंगे, कैसे वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले समय में अपना परचम लहरा पाएंगे, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। और क्यों नहीं इस पर खेल विभाग ने कभी काम किया? क्यों नहीं पहाड़ में खेल प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म दिया गया? क्यों नहीं उन पर काम किया जाता जो हमारे बेहतर रेन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामियां हैं। इस पर सरकार ने गंभीरता से काम किया होता तो आज ये नौबत बिल्कुल नहीं आती। आपने कहा राज्य हमारा है। अब राज्य तो हमारा है, लेकिन राज पर आया है। कभी राज, आजकल इन दिनों गुजरात का चल रहा है और कभी दिल्ली का चला। राज कब होगा हमारा? और जब आपने क्या इस पर सोचा, या आपने सिर्फ यही सोचा कि मैं मूल निवास और भू कानून को लेकर संघर्ष करता रहूंगा और फर्ज की तिश्री हो जाएगी? या आपने यह भी सोचा कि राज्य हमारा है तो राज भी हमारा हो? कभी तो वो दिन आए जब राज हमारा हो। देखिए, इसमें तो मेरे स्पष्ट मानना है कि जब तक इस राज्य में राष्ट्रीय पार्टियां रहेंगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली के इशारों पर ही ये नाचती रहेंगी। दिल्ली के हाथों में जब तक रिमोट है, दिल्ली वाले लोगों के हाथों में, जब तक पार्टियां दिल्ली से संचालित होंगी तब तक इस राज्य की मूल अवधारणा को लेकर काम नहीं हो पाएगा। आज तो सवाल अपनी पहचान को बचाने का है, क्षेत्रीय अस्मिता का है, अपनी संस्कृति को, अपने संसाधनों को कैसे सुरक्षित किया जाए, ये सवाल हमारे सामने है। अब इस राज्य को बचाने के लिए हम तमाम तरह से आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को लामबंद कर रहे हैं, एक तरह से उन्हें अवेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा इतने सालों में हुआ है। तो हमारी यही कोशिश है कि राजनीतिक रूप से लोगों के अंदर चेतना आए, राजनीतिक रूप से लोग इस बात को समझे कि कौन आपके लिए बेहतर कर सकता है। इस बारे में आपको समझना होगा। हम हर बार राष्ट्रीय पार्टियों को वोट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड को लेकर कभी इतनी गंभीरता से काम किया? यहाँ की पहचान को बचाने के लिए काम किया? कभी उन्होंने यहाँ के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए काम किया? उन्होंने यहाँ के पहाड़ के दर्द को समझा? यहाँ लगातार परिसीमन से जो लगातार विधानसभा सीटें कम हो रही है उसको लेकर बात कही, पहाड़ के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, पहाड़ की शिक्षा व्यवस्था, तमाम तरह के जो संकट हमारे पहाड़ के हैं उसको लेकर कभी राष्ट्रीय पार्टियों ने इस पर बात कही? तो इसको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि हमने ऋषिकेश में समय
एक माहौल बनाया है, हमने ये अपना एक संदेश दिया है लोगों के बीच, एक विचारधारा हमने यहाँ पर लोगों के बीच इस बात को लेकर पहुंचाई है कि आपको इस बात के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए कि आपकी राजनीतिक ताकत भी अब खत्म कर दी जा रही है इस राज्य में। गैर मूल निवासियों को टिकट दिए जा रहे हैं, आज ये मेयर बनेंगे, कल विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। ये स्थिति इस राज्य की होने वाली है। तो हमारा मकसद ये है कि जनता के बीच लगातार इस संदेश को क्यों बनेंगे पहुंचाया ये जाए। मोहित जी, क्यों बनेंगे ये? इस जनता ने गढ़वाल की 5 जनपदों के मुख्यालयों से सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी का। अखबार वाले जो रिजल्ट दिखा रहे हो सच आप जानते हैं। ऋषिकेश, ये भले अभी डिक्लेयर चुनाव है, आप लोगों की टीम शायद काम कर रही होगी, आप बता दीजिए। ऋषिकेश को लेकर बहुत सवाल हो रहे हैं कि ऋषिकेश पर आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वोट ऑफ डिफरेंस जो आप लोगों की टीम से मेरी बात इससे पहले भी, आप लोग तो 10,000 से ऊपर कह रहे हैं कि 10,000 लोगों का वोट कास्ट ही नहीं हुआ। लेकिन अगर वो 5,000 भी है, अगर वो 3,000 भी है, तो कोर्ट आपको, क्योंकि डिफरेंस ऑफ जीत है ना, वो तो सिर्फ 1,800 है। अगर 3,000 लोगों ने भी वोट नहीं दिया, जबकि उनका वोट होना चाहिए था, पुरानी सूची में उनका नाम था, तो अभी तक तो शायद लोग उम्मीद कर रहे थे कि आप लोगों की टीम अदालत पहुंच गई होती। हालांकि विंटर वैकेशन चल रही है वहां, लेकिन अभी भी एक बेंच खुली है लोगों की इमरजेंसी सुनवाई के लिए। तो अब तक तो आपको रिलीफ मिल गया होता। जब तक वंचित मतदाता का वोट कास्ट नहीं होता, तब तक अंतिम परिणाम नहीं आएगा। तो बॉल अभी भी आपके हाथ में है, आपको वो माननीय हाईकोर्ट तक सरकानी है। देखिए, इसमें जो हमारे कैंडिडेट हैं मास्टर जी, वो इसमें इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं और इसके लिए एविडेंस जुटाए जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अगर कोर्ट में कोई भी हम याचिका दाखिल करें, उसके लिए मजबूत आधार होना जरूरी है। तो हम वोटर लिस्ट भी हमने अपने पास एक मजबूत आधार बनाया है, क्योंकि बहुत सारे वोटर ऐसे रहे इस चुनाव में जिन्हें अपने मताधिकार से वंचित कर दिया गया, जबकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट कास्ट किया था। इसके अलावा पिछले निकाय चुनाव में भी उन सभी मतदाताओं ने अपने वोट दिए थे। लेकिन ऐसा कैसे हो गया इस बार उनका नाम इस बार मतदाता सूची से गायब कर दिया गया? जबकि बीएलओ की एक रिपोर्ट मैं देख रहा था, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमने तो नाम किसी के भी नहीं काटे। तो आखिर इसके पीछे साजिश किसकी हुई, किसकी भूमिका इसमें थी, इसकी भी हमने जांच की मांग की है। जब बीएलओ मना कर रहे हैं तो कौन है वो शख्स जिसने नाम कटवाए, कहाँ से ये नाम गायब हुए? तो इसके भी एविडेंस हम लोग लगातार जुटा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इनकी जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी कहीं ना कहीं संदेह है। शंभू पासवान जी कह रहे हैं कि 1983 में उन्होंने 8वीं की है। जो उन्होंने अपने चुनावी जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया, उसमें अपना जो उन्होंने प्रपत्र भरा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 8वीं उन्होंने 1983 में बिहार से की है। और उसके बाद उनका कहना है कि उसके बाद वो उत्तराखंड आए हैं, जबकि अधिकतर लोगों का मानना है कि 90 के दशक में शंभू पासवान जी उत्तराखंड आए थे। अगर वो 90 के दशक में उत्तराखंड आए हैं तो जाति प्रमाण पत्र के लिए कट ऑफ डेट 1985 है, तो इस आधार पर उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनना चाहिए था। तो उनका जाति प्रमाण पत्र कैसे बन गया? और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि 2011 में उन्होंने एक जमीन के मसले पर किसी से जमीन खरीदी थी या किसी को जमीन बेची थी। उन्होंने उसमें जो सेल डीड है उसमें साफ लिखा था, उस सेल डीड में क्रय और विक्रेता दोनों अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं है। तो उस समय तक कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति के उस समय उनको प्रमाण पत्र नहीं मिला था। तो इसमें भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि इन्होंने कहीं अपना फर्जी जाति प्रमाण पत्र तो नहीं बनाया हुआ है। तो इसके भी एविडेंस जुटाया जाना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जिसको लेकर कोर्ट में जाने की तैयारी हो रही है। मतगणना धीमी करवाई गई, मतदान बहुत धीमा हुआ। इसके साथ ही साथ जो मतपेटियां आई उसमें सील नहीं लगी हुई थी और मतदान को प्रभावित करने के लिए बहुत कुछ हुआ, वहाँ हम लोग तो मौके पे रहे। तो ये तमाम तरह के हम एविडेंस जुटाकर इसमें कोर्ट में इस याचिका को दाखिल करेंगे। और इस मुद्दे पर जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, क्योंकि लोग लगातार इस बात की लोग भी चाहते हैं कि इस मामले को कोर्ट में ले जाया जाए, लोगों की भावनाएं हैं, तो हम बिल्कुल इसको कोर्ट में ले जा रहे हैं। और जल्द ही कुछ दिनों में ही हम इसके एविडेंस जुटाकर इसमें कोर्ट में इस मुद्दे को रखेंगे, इसमें याचिका दाखिल करेंगे
और इसमें देखेंगे फिर कि कब तक इसमें कोर्ट क्या डिसीजन देता है, किस तरह का निर्णय इसमें आगे आता है। आप अवगत हैं, जाति का निर्धारण व्यक्ति नहीं कर सकते। जाति तो पिता से तय होती है, पिता की जाति ही पुत्र या पुत्री की जाति कहलाती है, पति की जाति भी नहीं मिलती। तो यदि ओबीसी लड़की है और उसका पति उसके बाद ब्राह्मण या उच्च वर्ग का है, सवर्ण है, तो भी वह विवाह के बाद भी ओबीसी रहेगी, क्योंकि उसका पिता ओबीसी थे, ओबीसी हैं। तो यदि ये जो पासवान जी हैं, इनकी जाति का प्रमाण पत्र आप कह रहे हैं निर्गत किया गया, तो निर्गत वहीं से हो सकता था जहां इनके मूल वंशावली का रजिस्टर होंगे, और यदि वो बिहार थी, बिहार का कोई जगह थी, तो वहीं की तहसील से निर्गत होंगे। और आप भी जानते हैं कि बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिसको इस राज्य में वो एससी है, दूसरे राज्य में नहीं है। ये तो इसका उदाहरण मैं प्रत्यक्ष हूं। बहुत सारे राज्यों में ओबीसी या एससी में रावत हैं, RAWAT रावत, जबकि यहाँ ऊंचे राजपूत हैं, हिमाचल में ऊंचे राजपूत हैं, राजस्थान में ऊंचे राजपूत है, वहां राजवंशी होते थे, महाराणा प्रताप होते थे, उनके साथ राणाओं की पदवी थी रावतों को। तो और कुछ जगह ये रौत के रूप में, लेकिन स्पेलिंग वही है। तो यदि जाति का प्रमाण पत्र बिहार का है, वो उत्तराखंड में एससी की मान्यता उसे है या नहीं है? देखिए, किसी एससी को केंद्रीय विषय में उसे माना जा सकता है, किसी ओबीसी, भारत सरकार ओबीसी मानेगी, वो राज्य ओबीसी मानेगा, लेकिन अन्य राज्य कैसे मानेंगे उस राज्य में वो लोग पिछड़े हैं या नहीं? तो क्या उस संभावना पर भी आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें क्या है कि जो पासवान हैं, ये इनका सरनेम है, इनकी जो जाति है अनुसूचित जाति दुसाध, जो बिहार में भी इसमें अनुसूचित जाति कैटेगरी में आते हैं, और उत्तराखंड में भी दुसाध अनुसूचित जाति कैटेगरी में शामिल है। और मुख्य आधार क्या है कि इनका कहना है कि 83 में इन्होंने 8वीं बिहार से की है, और लोगों का मानना है कि 90 के दशक में पासवान यहाँ आए हैं, उत्तराखंड में आए हैं। तो 1985 के आधार पर ही इनका जाति प्रमाण पत्र बनना है, उसी के आधार पर इनको रिजर्वेशन का लाभ मिल सकता है, चाहे नौकरी करनी हो, चाहे चुनाव लड़ना हो, कोई भी लाभ लेना हो। तो उनकी कट ऑफ डेट 1985 है SC ST OBC की उत्तराखंड में। तो सवाल यहीं पर उठता है कि इन्होंने जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाया, उसका आधार क्या था, उन्होंने ऐसे कौन से अपना एविडेंस दिया कि वो 1985 से पहले से उत्तराखंड में रह रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि 2011 में जब इन्होंने किसी को जमीन बेची तो उसमें क्रय विक्रेता दोनों के नाम अंकित हैं, और उसमें साफ लिखा गया है कि दोनों अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं है। इसका मतलब कि पासवान ने जो जमीन खरीदी उस समय 2011 की बात मैं कर रहा हूं, तो उस समय उन्होंने साफ कहा कि मैं अनुसूचित जाति का नहीं हूं। उन्होंने अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट इसके बाद बनवाया होगा, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें OBC SC के सर्टिफिकेट लोगों ने फर्जी बनवाए हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले एक मामला भी खुलासा किया था, देहरादून में ही एक वार्ड में एक चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी का, बिजनौर के अंसारी, जो यहाँ पर कुछ समय पहले आए हैं, 10-15 साल पहले आए हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना OBC सर्टिफिकेट बना दिया। बिजनौर में तो OBC हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें लाभ कैसे मिल सकता है, क्योंकि वो कुछ साल पहले यहाँ पे आए हैं। 1985 कट ऑफ डेट के आधार पर OBC को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलना था। तो इस तरह के बहुत सारे मामले आ रहे हैं, चाहे वो SC के हों, OBC के हों, लोगों ने अपने फर्जी प्रमाण पत्र बनाए हैं, उसके आधार पर यहाँ पर लाभ ले रहे हैं। इसीलिए हम लगातार मूल निवास 1950 की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर मूल निवास 1950 होना चाहिए, और इसी आधार पर रिजर्वेशन का लाभ यहाँ के SC ST OBC के समाज को मिलना चाहिए। और जिन लोगों ने फर्जी लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने अध्ययन के बाद ये कहा है कि 1950 सामान्य श्रेणी के लोगों को के सर्टिफिकेट में अंकित नहीं होता। 1950 SC या ST पे ही अंकित होता है। तो उत्तराखंड को इस ओर जाना चाहिए कि वो ST की डिमांड करे, और अगर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र ST हो जाते हैं, 5th शेड्यूल में आ जाते हैं भारत की 5वीं अनुसूची में,
तो फिर ये जो कानून आया, माना अभी यूसीसी कानून आया, तो इससे पर्वत बच जाते। अब ये इनको थोपना पड़ा, इन पे क्या प्रेशर था, इस पे आते हैं थोड़ी देर में। लेकिन उत्तराखंड इस झंझट से बच जाता, इस लिव इन वाले झंझट से बच जाता। ये कितना भी भू कानून में कितना अंतर करते तो भी पर्वत बच जाते, क्योंकि अगर एसटी क्षेत्र हो जाता। इन तमाम झंझटों से बचने का स्थायी समाधान उत्तराखंड को 5वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अब संघर्ष कहें या टेक्निकल काम करें, क्योंकि टेक्निकल काम एक उसमें शुरू हो गया है। प्रतापनगर के विधायक ने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है विधानसभा में, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, और उस पर अब चर्चा होनी है इस सत्र में। पिछली बार इंट्रोड्यूस हुआ, अब चर्चा होगी, और यदि वो बहुमत से पास हो जाता है, कम से कम पहाड़ के विधायक ही यदि उसके खिलाफ वोट नहीं देते हैं, तो वो विधानसभा से पास होने के पास प्रोसीडिंग में चला जाएगा लोकसभा के पास। और वहां क्या कुछ होता है अलग बात है, लेकिन उसका अभिलेखीकरण और आरंभिक काम पेपर पे हो गया है। सड़कों पर आंदोलन भले ना हो रहा हो, लेकिन वो काम पेपर का ही है। तो उस पर आपकी टिप्पणी, क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझे ये आ रहे हैं कि आप उस बारे में क्या सोचते हैं, 5th शेड्यूल के बारे में, ये दर्शक लिख रहे हैं इस समय। देखिए, मेरा ये मानना है कि हम लोग मूल निवास की डिमांड कर रहे हैं, हम लोग मजबूत भू कानून की डिमांड कर रहे हैं। अब सरकार को सोचना है कि यहाँ के मूल निवासियों को किस तरह से सुरक्षित किया जाए, किस तरह से इन लोगों के अधिकार अपने राज्य में सुरक्षित हो। ये सरकार का काम है। आप 5th शेड्यूल के जरिए करिए, आप 6th शेड्यूल के जरिए करिए, आप आर्टिकल 371 के जरिए करिए, ये सरकार को तय करना है। हमने सरकार के सामने डिमांड रखी है कि आप यहाँ के जो मूल अवधारणा है, यहाँ की संस्कृति को बचाना है, यहाँ की जमीनों को बचाना है, यहाँ के लोगों को नौकरी में पहला अधिकार मिले, ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम मूल निवास 1950 की बात कर रहे हैं, हम मजबूत भू कानून की बात कर रहे हैं। हमने सरकार के सामने पक्ष रखा है। आप अगर 5th शेड्यूल के जरिए, शेड्यूल ट्राइब के जरिए यहाँ के लोगों को इस तरह के अधिकार दे सकते हैं तो आप दीजिए। अगर 6th शेड्यूल के जरिए देना है तो उसके जरिए दीजिए। आर्टिकल 371 में भी बहुत सारे प्रावधान हैं। दो फर्क है। जिस राज्य से आप मांग रहे हैं, जिस सरकार से मांग रहे हैं, 5th शेड्यूल उसका विषय है ही नहीं। 5th शेड्यूल तो केंद्रीय विषय है, वो केंद्रीय विषय, इनका विषय नहीं जिनसे आप मांग रहे हैं। और केंद्र में हमारे मात्र 5 सांसद है, और वो भी मौनी बाबा हैं। वो कुछ बोल पाएंगे देखिए, इस लिविंग कानून पे? क्या उनके परिवार वाले खुश होंगे कि लिविंग कानून आ गया? लेकिन उनकी हिम्मत है कि बोलते संसद में कि लिविंग कानून क्यों आया? ये जो विधायक बीजेपी के हैं, इनकी हिम्मत है बाहर बोलते हैं। इनको कहा था कि वोट दो और पास करो। अब उनके परिवार में उनकी स्थिति क्या हो रही होगी जब डर जा रहे होंगे कि तुम लिविंग कानून ले आए? देखिए राजीव भाई, हमारा स्पष्ट मानना है कि विधानसभा से कम प्रस्ताव तो केंद्र को जाए। विधानसभा से ही प्रस्ताव बनकर केंद्र सरकार को जाना है। उसके बाद राष्ट्रपति ने ही इस पर अंतिम मोहर लगानी है, और केंद्र सरकार से एक तरह का सीधी लड़ाई है ये। हमें केंद्र सरकार से एक ऐसी डिमांड कर रहे हैं 5th शेड्यूल की, यह अपने आप में बहुत छोटी लड़ाई नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना होगा। अभी हम सरकार से यही, उत्तराखंड सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं, एक तो जो जमीनें हैं उसको आप सुरक्षित कर दीजिए। ये लड़ाइयां तो हम लड़ते रहेंगे, हम 5th शेड्यूल की भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम 6th शेड्यूल की भी लड़ेंगे, हो सकता है हम आर्टिकल 371 की भी बात करें। ये सब कुछ लड़ाइयां चलती रहेंगी, लेकिन पहले चाहते हैं हम कि अपने राज्य की जमीनें एक बार सुरक्षित हो जाए। इस राज्य में लगातार जमीनों की लूट मची हुई है, इस पर तो सरकार रोक लगाए। सरकार हर बार तो कह रही है कि हम बजट सत्र में अब लाने वाले हैं, इससे पहले कहा कि हम स्थापना दिवस पे लाएंगे, इससे पहले कहा कि हम लाने वाले हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई मजबूत कानून तो आया नहीं है राज्य में। तो पहले डिमांड हमारी ये है कि किसी भी तरह से यहाँ की हम अपनी जमीनों को बचाएं, उसको लेकर संघर्ष करें। मूल निवास 1950 की जो बात है, ये उत्तराखंड सरकार इस पर काम कर सकती है, ये बात सही है कि इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोगों को ही इसमें लाभ मिलना है, ये बात सही है। शेड्यूल नहीं, 1950 में नहीं, 1950 में तो सबको मिल जाएगा। अगर 1950 कट ऑफ डेट बांधकर मूल निवास को लागू करें तो नेचुरली मूल निवास सर्टिफिकेट काम करेगा, तो सबको लाभ मिलेगा। बिल्कुल लाभ उनको ऑलरेडी मिल रहा है।
वो यहाँ 1950 के आधार पर ही उनका वर्गीकरण हो रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए ना, यहाँ पर 15 साल स्थायी निवास की व्यवस्था सरकार ने की है। जो व्यक्ति इस राज्य में 15 साल से रह रहा है वो तमाम तरह की सुविधाओं उसको मिलेंगी। तो हमारा यही तो कहना है कि जो सदियों से इस राज्य में रह रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने खून पसीने से इस राज्य को बनाया है, हमारे लोगों ने इस लायक इस राज्य को बनाया है कि आज हमारे इस राज्य में तमाम तरह के संसाधन सुरक्षित हैं। लेकिन हमारे लोगों को क्या अधिकार इस राज्य में मिल पा रहे हैं? 15 साल जो पहले लोग यहाँ पर आए हैं और जो सदियों से इस राज्य में रह रहे हैं, उनको आपने एक साथ खड़ा कर दिया है। और ऊपर से हो ये भी रहा है, यहाँ पे जो 6 महीने पहले आ गए, जो साल भर पहले आ गए, वो अपने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी आसानी से बना दे रहे हैं। अब तो सरकार ने हद कर दी, यूसीसी में 1 साल का प्रावधान कर दिया गया है स्थायी निवास का। तो हमारी अपने राज्य में हैसियत क्या रह गई है? सवाल तो इस बात को लेकर है। हम यही तो चाहते हैं, हमें तो अपनी मूल निवास को लेकर जब हम सरकार से डिमांड करें तो हम यही कह रहे हैं कि 90%, चाहे सरकारी नौकरियां हो, प्राइवेट नौकरियां हो, चाहे अन्य जितने भी मोहित भाई, एक ईमानदार बात पूछता हूं मैं। आप वैसे इंटरव्यू रोज देते होंगे, आपके इन बातों को लोग रोज सुनते होंगे। क्या आपको लगता है, आपने बहुत आंदोलन किया, लोगों को लामबंद किया, मेरे ख्याल से राजनीतिक दल जितनी भीड़ नहीं कर सकते, आपने और बॉबी पवार ने, दोनों ने एक उम्मीद जगाई। अंधेरे में आप एक उम्मीद की किरण है आप दोनों लोग, और आपने इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की मूल निवास और भू कानून को लेकर, जो राजनीतिक दल जो ताकत नहीं दिखा सकते। दूर कंदराओं में, पहाड़ों में भी आपके पीछे पब्लिक आई। उसका परिणाम भी है। अभी जो परिणाम आया है, गढ़वाल की तो पांचों की पांचों में सुपड़ा साहब हो गया बीजेपी का, कुआओं में भी नगर निगमों को छोड़ के सब जगह बीजेपी हारी है। पहाड़ों में तो मैदानों में बड़े नगर निगम होते हैं। बड़े नगर निगम में व्यक्तिगत तौर पर कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता, उसके पास कार्यकर्ता नहीं होता। अब 7-7 विधानसभाओं के ऊपर, यदि देहरादून विधानसभा कोई सोचे, कांग्रेस के पास संगठन ही नहीं होता, तो वहां बीजेपी का जीतना लाजिमी है, क्योंकि इतना बड़ा कर दिया कि आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता। इतना बड़ा चुनाव निर्दलीय की तो कल्पना ही नहीं कि वो कहां से लाएगा साधन, कहां से लाएगा इतनी यूनिट्स। लेकिन अभी जो आपके संघर्ष का प्रतिफल दिखा है, और इस संघर्ष के बाद मुख्यमंत्री को भी कई बार कहना पड़ा, हम सख्ती कर रहे हैं, हम भू कानून ला रहे हैं। मूल निवास पर भी बीजेपी के प्रवक्ताओं के स्वर थोड़े नरम हुए, उन्होंने कहा हम इस ओर मुड़ रहे हैं, और ये भी कहा, आप भी कह रहे हैं कि अब ये प्रॉमिस किया है कि इस वाले सत्र में ले आएंगे। लेकिन आपको लगता है कि यदि ले भी आए तो कुछ होगा? क्योंकि आपको जीत कर भी हराने की व्यवस्था तो ब्यूरोक्रेट्स ने कर दी। कितना सख्त भू कानून ले आइए, भू कानून की सारी काट इसमें लिव इन में है। कानून में ये जो यूसीसी आया है, कितनी कट ऑफ डेट अब 1950 कर दीजिए, निवासी की 1 साल की इन्होंने व्यवस्था कर दी है। ये ब्यूरोक्रेट्स, या तो सरकार को पता नहीं था, या देनी हिंदी पढ़नी आती नहीं इन पे, ये है या नहीं है, कि अधिकारियों ने पीछे से अपनी व्यवस्था कर दी। क्योंकि अधिकारी अधिकांश बाहर के, सबकी संपदा यहाँ है, करोड़ों अरबों की संपदा है उनकी यहाँ, इतने साल से उन्होंने यहाँ कमाया है, तो उन्होंने अपने लिए व्यवस्था कर दी। इस कानून के जरिए बैकडोर एंट्री कर दी मूल निवास की भी, और सख्त भू कानून की काट भी ढूंढ ली। या तो सरकार को पता ही नहीं, या सरकार इंटेंशनली आपको फ्रंट में कुछ और बोल के और पीछे से धोखा देके इस यूसीसी कानून में 1 साल निवासी और यूसीसी के जरिए जो संतान होगी, जैविक संतान, उसके जरिए आपकी पैतृक संपत्तियों पर, आपकी पैतृक जमीनों पर फ्री में किसी भी राज्य के किसी भी व्यक्ति को जो यहां लिव इन के जरिए संबंध बनाता है और एक जैविक संतान बगैर विवाह करे गर्भ में दे देता है, उसको किसी भी गांव की पैतृक संपत्ति, किसी भी गांव की जमीनों का मालिक बनाने का मुफ्त में जुगाड़ कर दिया है। तो आपके हर आंदोलन की जीत से पहले आपके हार की तैयारी कर लिया। आप उम्मीद करते हैं इनसे कुछ होगा? ये कुछ भला करेंगे उत्तराखंड का? देखिए, हमें सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद तो नहीं है, और एक रत्ती भी आपको उम्मीद? हमें उम्मीद बिल्कुल भी सरकार से नहीं है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि भू कानून को कमजोर करने का षड्यंत्र आज से नहीं हुआ है। यह षड्यंत्र तो राज्य बनने के बाद से ही चला आ रहा है। अब आप देखिए, 2002 में जब पहली बार तिवारी सरकार बनती है, तो तिवारी सरकार के दिमाग में बात थी कि हम हिमाचल की तरह यहाँ पर एक मजबूत कानून
बनाएंगे तो यहाँ की जमीनें सुरक्षित रहेंगी। लेकिन हुआ क्या, तिवारी सरकार पे इतना बड़ा दबाव बनाया गया, जो उन्होंने एक कानून लाए थे उसको भी उनको उसमें अमेंडमेंट करना पड़ा। उन्हें शहरी क्षेत्रों में जो 500 वर्ग मीटर का प्रावधान 2002 में था, वहां उन्होंने उस प्रावधान को खत्म किया। आप देखिए जो कानून बनाया है 250 वर्ग मीटर का जो इस समय है, वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में है। इस समय नगर निकाय के चुनाव हुए हैं और जहां जहां चुनाव हुए हैं शहरी क्षेत्रों में, वहां पर भूमि खरीद को लेकर कोई भी पाबंदी नहीं है। यानी कि यहां पर जितनी चाहे जमीनें कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। तो जो कानून बना हुआ है 250 वर्ग मीटर का, उसे ग्रामीण क्षेत्र में है। और जो आप बात कर रहे हैं अधिकारियों की, पौंधा में तो यहाँ पर IAS IPS अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीनें खरीदी अपने नाम पे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे। तो हम किससे उम्मीद करें? जिन अधिकारियों को कानूनों को इन्फोर्स करवाना है, लागू करवाना है, जमीन पर उतारना है, वो जब जमीन के इस धंधे में खुद ही संलिप्त हो, जमीन खरीद रहे हो, तो उम्मीद करना बेईमानी साबित हो रहा है। और बजट सत्र में सरकार कह रही है कि हम कानून बनाने जा रहे हैं, मजबूत होगा। अब किस तरह कानून आएगा तो हमें भी नहीं पता। हमने तो उस कानून की काट तो पहले कर दी उन्होंने। कानून कुछ भी ले आएंगे, यूसीसी में सारा कानून काट दिया। बिल्कुल, हमने सरकार से ये कहा है कि आप जो भी बिल विधानसभा में पारित करने जा रहे हैं बजट सत्र में, भूमि कानून के मसौदे को लेकर, एक बार आप उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए। उस रिपोर्ट को जनता के बीच रखिए, जनता उसकी समीक्षा करेगी। जनता को लगेगा कि हाँ, ये हमारे पक्ष का कानून है, तो आप इसको लागू करवाइए। जनता इसका विरोध करती है तो आप फिर जो लोगों की आम राय बनेगी उसके आधार पे आप कानून बनाइए। लेकिन सरकार अभी भी, सरकार का जो चरित्र है वो माफिया के पक्ष में है। अगर सरकार वास्तव में चाहती इस राज्य में जमीनें सुरक्षित हों, तो कहीं ना कहीं जमीनों की खरीद फरोख्त पे लोग रोक लगती है। आज भी जमीनें लगातार खरीदी जा रही हैं। जिस उद्देश्य के लिए जमीनें खरीदी जा रही हैं, वहां प्लॉटिंग काम चल रहा है, कहीं कुछ और चल रहा है। इस पर कहीं भी किसी तरह की कोई रोक नहीं। मोहित भाई सीधी बात करते हैं। इस सरकार ने आपके हर आंदोलन की काट पहले ही कर दी है। ये धोखा देने के लिए 4 लाइन और लिख देगी, 5वें दिन इनके अधिकारी उसके नीचे से 1 लाइन और उसकी काट भी ढूंढ लेंगे। यूसीसी और लिव इन कानून में सब कुछ इन्होंने, आपके आंदोलन की जीत के कगार पर आप मौजूद थे और उसकी काट इन्होंने पहले ही ढूंढ ली। अब सीधी बात करते हैं। आपने कहा कि किससे उम्मीद करें? किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। उम्मीद उस जनता से करो जिसने ऋषिकेश में आपको वोट दिया, उस जनता से करो जिसने पूरे गढ़वाल में सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी का, उस जनता से करो जिसने कुमाऊं के 2 नगर निगम जो पहाड़ों में, उनको छोड़कर पूरे कुमाऊं में इनका सुपड़ा साफ कर दिया मुख्यालयों में। वो जनता चाहती है, उस जनता को उम्मीद दिखती है। मोहित डिमरी में, बॉबी पवार में आपके साथ बहुत सारे काबिल कंधे हैं, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी आप में दिखती है, वो आपके पीछे आई है। अब इनके पीछे भाग के उसका समय क्यों नष्ट करते हैं आप? ये तो धोखे में धोखा दिए जा रहे हैं। इन्होंने देवभूमि की हालत क्या कर दी है? अब आप सीधे ये बताइए, जो पब्लिक ने आपको वोट दे दिया, अब सीधे तौर पर 2027 तक अगर ये हटाते हैं इस लिव इन को, ये हटाएंगे नहीं। इनकी मजबूरी है, न जाने किसका आदेश है इनको, किसके आदेश पे इन्होंने उत्तराखंड में लिव इन कानून लाए। किसी विधायक ने कहा होगा, किसी छात्र ने कहा, किसी युवा ने कहा, किसी परिवार वालों ने कहा, किसी बुजुर्ग ने कहा, किसी नौजवान ने इनसे कहा? नहीं। न जाने किसका फरमान है कि उत्तराखंड में लिव इन लाओ, हम यहाँ पंजीकरण करा के देश भर में उसका लाभ लेंगे। न जाने कौन लेगा, कौन बुजुर्ग है, किसके नाम पे पंजीकरण कराएगा, कितने उसके गेस्ट हाउस है, कितने कर्मचारी रखेगा, जिनकी शादी नहीं है उनके नाम पे करेगा, ताकि उस पर कल मुकदमे ना हो। आज एक बोलो, आपको एक सांसद अरेस्ट हो गया, कल सीतापुर का सांसद अरेस्ट हुआ, क्योंकि एक महिला ने उस पर आरोप लगाया कि उसने कभी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे शादी का झांसा देकर। अब ऐसे दोबारा कोई ब्लैकमेल ना कर सके इन सांसदों को, नेताओं को, ये तमाम लोगों को। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा ना लिव इन का, 3 महीने साथ रही, 2 महीने साथ रही, बात खत्म। तो इन्होंने अपनी व्यवस्था उत्तराखंड में कर दी। अब सीधे तौर पर, क्योंकि 2027 में इस कानून को, या ऐसे बहुत सारे कानून जो गड़बड़ है उत्तराखंड के लिहाज से ठीक नहीं है, उनको रद्द करेगा कौन? इनके कलम से होंगे नहीं। नए कानून जो चाहिए उस पर दस्तखत करेगा कौन? इनकी कलम कर नहीं सकती।
ये बगैर गुजरात की सहमति के कर नहीं सकते, या दूसरे आएंगे तो बगैर दिल्ली की सहमति के नहीं कर पाएंगे। सीधे तौर पर वो हाथ मोहित डिमरी के होने चाहिए, वो हाथ बॉबी पवार के होने चाहिए, वो हाथ आपके उन तमाम साथियों के होने चाहिए जो उत्तरकाशी में निर्दलीय जीत कर आए हैं अभी, जो टिहरी में मोहन सिंह रावत जीत कर आए हैं अभी, जो श्रीनगर में जीत कर आए हैं, राष्ट्रीय दलों को हरा कर आए हैं, जो रुद्रप्रयाग में हरा के आए हैं, जो ऐसे चंपावत में हरा के आए हैं। ये हाथ चाहिए 40, 45, 50 हाथ, और वो हाथ आपको मिल सकते हैं। सीधी तैयारी पे आइए ना। 2027 में इन तमाम गलत कानूनों को रद्द करने के लिए जो दस्तखत करने वाले हाथ हैं, और नए कानूनों के लिए जो राज्य के हित के कानून है, 1950 का मूल निवास है, उस पर दस्तखत करने वाले हाथ आप लोगों के हो जाएंगे। देखिए, तो जग जाहिर है कि यहाँ के लोगों की डिमांड थी मूल निवास और भू कानून को लेकर, और यूसीसी कभी लोगों ने मांगा ही नहीं था। यूसीसी तो एक तरह से थोपा गया है उत्तराखंड की जनता पर। थोपा क्या गया, एक तरह से यहाँ के लोगों के अधिकार कैसे खत्म किए जाएं, उसकी सोची साजी एक तरह से षड्यंत्र हमें नजर आ रहा है इसमें। लेकिन रहा सवाल 2027 का, तो हमारा ये मानना है कि हम उत्तराखंड के लोगों को लगातार इस बात को लेकर जागरूक कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इस राज्य में जब तक राजनीतिक बदलाव नहीं होगा, तब तक इस राज्य की बेहतर होने की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस राज्य को बदलने के लिए जनता को एक बड़ी ताकत खड़ी करनी होगी। इस राज्य को जनता ही बदल सकती है। अपना भविष्य जनता को बनाना है तो उसको अपनी राजनीतिक जो उसके अंदर ताकत है, जो वोट का उस जनता को एक बड़ा अधिकार मिला हुआ है, उस वोट की ताकत से जनता तख्ता पलट कर सकती है। जनता को इस बात को हम समझा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार हम अपना अभियान शुरू कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर बताएंगे कि जो ये कानून बन रहे हैं इस राज्य में, जो हालात पैदा हो रहे हैं इस राज्य के, उससे हम कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। एक राजनीतिक बदलाव ही एकमात्र हमारे पास विकल्प है। हमारी कोशिश यही है, हम 2027 के लिए उन चेहरों की तलाश में भी हैं। बहुत सारे चेहरे हमारे सामने हैं भी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो लगातार संघर्षों में खड़े रहे हैं, जो जनता की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेहतर करना चाहते हैं अपने राज्य के लिए, जो बहुत योग्य हैं, जिनकी समझ बहुत अच्छी है, जो विजनरी हैं, जो कुछ बेहतर करने की मंशा को लेकर लगातार लड़ रहे हैं सिस्टम से। उनकी तलाश हम लोग लगातार कर रहे हैं। लगातार उन सीटों को हम प्रमुखता से देख रहे हैं जहां पर हम सीधी टक्कर दे सकें, जहां पर हमारे जीतने की ज्यादा संभावना है। तो पब्लिक सेंटिमेंट हम लगातार बना रहे हैं इसको लेकर। जैसा मैं ऋषिकेश में काम किया है, ऋषिकेश में हमने ये कोशिश की है कि यहाँ के लोगों की जो क्षेत्रीय अस्मिता है, जिस उद्देश्य के लिए राज्य बना था, वो लोगों को अपने विचार लोगों तक हमने पहुंचाया। लोग इस बात को समझे और लोगों ने मास्टर जी के पक्ष में माहौल बनाया। तो एक तरह से जनता ने चुनाव हाथ में लेकर खुद लड़ाई चुनाव को, तमाम तरह के रिसोर्सेज लोगों ने खुद दिए। इस तरह का माहौल हम 2027 में भी बना रहे हैं। लोगों इस तरह की कोशिश हमारी है कि हम लगातार लोगों को नॉक करते रहे, जो खतरे की घंटी है उसको लेकर आगाह करते रहे। और मैं समझता हूँ कि अब लोग समझ भी रहे हैं कि अब बदलाव चाहिए उन्हें, क्योंकि स्थितियां भयावह होती जा रही हैं। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में बदलाव की जो बात चल रही है, जो लोग के अंदर एक उत्कंठा होगी है बदलाव की, बदलाव जरूर होकर रहेगा। और हमारी भी यही कोशिश है कि लोगों के बीच विजन के साथ जाया जाए। हमारा स्पष्ट विजन हो कि हम क्या सोच रखते हैं अपने राज्य के लिए, कहाँ किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, क्या कमियां रह गई हैं, क्या गलतियां सरकारों ने की हैं, आपकी स्थिति कहाँ होनी चाहिए थी। ये तमाम मुद्दे जनता के बीच लेकर जाएंगे और जनता को समझाएंगे कि बदलाव क्यों जरूरी है। अगर बदलाव नहीं किया तो हम कहाँ रह जाएंगे, क्या स्थिति हमारी हो जाएगी। तो ये तमाम सवाल है। लगातार हमारी कोशिश है कि अब एक नए अभियान के रूप में इसको हम ले जाएं और 1-2 साल का जो भी हमारे पास समय है, माहौल बनाए इस राज्य में राजनीतिक बदलाव के लिए। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक अपना घर नहीं जलता ना, तब तक लोग दूसरे के घर में आग सेकते हैं। आराम से चल रहा है तो जलने दो, दूसरे का घर है। आज जो इन्होंने किया है यूसीसी में लिव इन को जोड़ के, आज पहाड़ का माता पिता डर रहा है कि अपने बच्चे को देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर
हल्द्वानी पढ़ने भेजे कि नहीं भेजे? पता चला कि वो जैविक नाना कब बन गया, जैविक दादा कब बन गया, उसके गांव की जमीन और मकान में बिहार या केरल का कौन हिस्सेदार कब आ गया। जो उसका जैविक नाती है वो मोहम्मद इस्माइल है कि तस्लीमा बेग है, कि वो क्रिश्चियन है, सिख है, कि वो ईसाई है, कि वो बिजनौर का है, कि कहां का है, उसके वंशावली कहां जुड़ती है। आज वो घबरा रहे हैं और ये हुकूमत बाध्य है न जाने किसको बचाने के लिए किसके आदेश पे ये लाई है। तो इसको कैंसिल करने वाले हाथ उनको अपना डर जल रहा है। आज तक वो करते थे ना राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय दल, हम राष्ट्रीय दल वाले, जय श्री राम, हम जय श्री राम के नाम पे वोट डालेंगे। आज उनके घर में कोहराम हो रहा है। जब अपने पे आफत आती है, आज उसे सबक मिला है। आज आपके पास अवसर है, इन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी है। लेकिन मैं ये सवाल आगे बाद में पूछूंगा। लोगों पे बहुत सारे सवाल हुए होंगे, आपने बहुत इंटरव्यू दिए होंगे। एक मोहित डिमरी जो कभी पत्रकार थे, एक मोहित डिमरी जो यूकेडी के कार्यकर्ता नेता थे, आज वो उत्तराखंड की उम्मीद बन गए हैं। वहां से कब आपने सोचा इस मूल निवास के बारे में? अकेले आप निकले, कुछ युवाओं को मिलाया, आज हजारों लाखों लोग आपके पीछे हैं। आप और बॉबी बुआन एक शक्ति बने। लेकिन मोहित डिमरी फ्रॉम पत्रकार टू मोहित डिमरी, आज के मोहित डिमरी के बनने का सफर जरा बताएंगे, ये कैसे हुआ? देखिए राजीव भाई, पत्रकारिता में करीब करीब 10-12 साल का समय दिया और हमेशा से जन सरोकारी पत्रकारिता की, लोगों के मुद्दों को वहां भी उठाया। और जब देखा कि पत्रकारिता के जरिए हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब आंदोलन भी हमारे सामने एक विकल्प है कि आंदोलन के जरिए लोगों को अवेयर किया जाए। तो यही कोशिश रही। 1.5 साल पहले देहरादून आया और यहाँ पर मूल निवास और भू कानून को लेकर तमाम साथियों से चर्चा की और यही बात रखी सभी के सामने कि हम अपने संसाधनों को कैसे बचाएं। हमारे अपने राज्य में अपनी पहचान का संकट खड़ा हो रहा है, हमारी संस्कृति खत्म हो रही है, हमारे नौकरियों पर डाके डाले जा रहे हैं, जमीनों में हमारे जो लोग मालिक हुआ करते थे आज वो नौकर बनने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये तमाम सवालों को लेकर जब मैं अपने साथियों के बीच हमने चर्चा की, परिचर्चा की, तो इसी पर सहमति बनी कि एक आंदोलन मूल निवास को लेकर, मजबूत भू कानून को लेकर खड़ा किया जाए। और धीरे धीरे करके इस आंदोलन की लौ लगातार जलती रही और आज आप सभी के सामने यह आंदोलन एक तरह से लोगों के बीच पहुंचा। लोग इस बात को समझे। इसका नतीजा आपने ऋषिकेश चुनाव में भी समय देखा है कि किस तरह से इस आंदोलन की चिंगारी थी कि लोग इस बात को समझे कि वास्तव में हो क्या रहा है इस राज्य में। तो यही कोशिश थी कि किसी भी तरह से अपने रिसोर्सेज हमारे हाथ में रहे। हमारा जल जंगल जमीन हमारा है, तो ये कैसे इस पर मुद्दों पर कर लेंगे बात। मोहित भाई, मुद्दों पे आप हर चैनल में रोज कर रहे हैं बात, जल जंगल। जी जी, जी। मोहित भाई की शादी हो गई है क्या? राजीव भाई, अभी शादी नहीं हुई है, अभी बस हमारी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि आगे जो अभी हमने लड़ाई शुरू की है इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए और किसी तरह इस राज्य को बचाया जाए। किसी तरह यहाँ अब ये जो दौड़ भाग आप कर रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, आपके माता पिता उम्मीद करते होंगे कि बेटा शादी करेगा, बहू लाएगा, नाती पोते होंगे। खैर वो आपने नहीं किया, लेकिन कमा के कुछ देगा। अब यहाँ तो माता पिता को अब आप घर से घर का भी खर्च करते होंगे और जो आपके इष्ट मित्रगण होंगे उनका भी खर्च आपको करना पड़ता होगा, वो भी आप पे खर्च कर रहे होंगे, तो सहयोग कर रहे होंगे। क्योंकि मोहित जी ने जो रोजी रोटी का साधन था वो तो त्याग दिया इस राज्य के लिए। देखिए राजीव भाई, तो गाड़ी कैसे चलती है आपकी? खाना खर्चा कैसे चलता है मोहित भाई? देखिए राजीव भाई, मैं आपको बताऊं, हमने संघर्ष का रास्ता चुना है। कठिनाइयां तमाम तरह से आती हैं और विकट परिस्थितियां जीवन में रही हैं। खासकर जब से आंदोलन शुरू किया है तमाम तरह की चुनौतियां रहती हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी कई तरह के चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और रही बात खर्चे की, तो हमारे दोस्त, हमारे साथी, वही कह रहा हूँ, मित्रों को ही आप पे खर्च करना होता होगा। तो माता पिता जो उम्मीद करते होंगे कि भाई घर में ये काम है, कुछ पैसे भेज दे, तो फिर कैसे बनाते हो उनको? राजीव भाई, मैं देहरादून में रहता हूँ और यहाँ पर मेरा एक दोस्त है
और उन्होंने अपना एक कमरा मुझे दिया हुआ है। ऊपर उनका परिवार रहता है, नीचे मैं रहता हूँ, खाना भी खिला देते हैं और भी साथी हैं, कभी कोई घर पे बुला देता है, खाना खिला देता है। तो ये चुनौतियां तो रहती हैं, ऐसा नहीं है। आर्थिक संकट रहता है, कभी घर से थोड़ा बहुत पैसे मिल जाते हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो मांगना भी पड़ता है, लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि किसी भी तरह से इस राज्य की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, जिसको लेकर सपने देखे गए थे। राज्य की लड़ाई का एक ही मार्ग है मोहित भाई, जिनसे आप आज मांग रहे हो और वो आपको डंडे दे रहे हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं। आप भूख हड़ताल में बैठ रहे हो, आपको उठा के लेगा, आपको भूख हड़ताल तक नहीं करने दी। आपके साथी लोग आशुतोष नेगी, शांति भट्ट, मेजर भंडारी रिटायर होकर आई हैं, ये लोग सिग्नेचर अभियान चला रहे थे, इनको अरेस्ट कर दिया कि भाई अपना मत दे दीजिए, दस्तखत कर दीजिए, एक बैनर लगा के। अब दस्तखत करना भारत में या उत्तराखंड में कौन सा अपराध हो गया कि कल उन्हें अरेस्ट कर दिया कि सुबह से लेकर रात तक अरेस्ट रहेंगे, शाम को उन्हें छोड़ेंगे कि आप दस्तखत नहीं करा सकते कि यूसीसी और लिव इन आपको पसंद है कि नहीं। अरे पब्लिक ओपिनियन, विचारों की अभिव्यक्ति का तो अधिकार संविधान देता है, मौलिक अधिकारों में भारत में शामिल है। उत्तराखंड में यूसीसी आने के बाद जैसा लगता है अघोषित कर्फ्यू हो गया। तो ऐसे में जब तक आप उन आदेशों को रद्द करने के लिए, वो जो मोहर होती है मुख्यमंत्री की और मंत्री की मोहर होती है, कैबिनेट की मोहर होती है, जब तक वो हासिल नहीं करेंगे कि आपकी कलम से ये कैंसिल हो सके, और जब तक ये हासिल नहीं करेंगे जो कानून आप बनाना चाहते हैं वो आप दस्तखत करके बना सके, तब तक इनसे मांग के लाभ कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ये बेचारे चाह के भी नहीं दे सकते। ये जब तक गुजरात से आदेश नहीं आएगा तब तक कुछ कर नहीं सकते, ये बाध्य है। और गुजरात को देश के धन्ना सेठ चलाते हैं। अब किसको चाहिए लिव इन कानून? जिसके पास बहुत अधिक पैसा होगा ना, वो तो पाल सकता है, 15-20 पंजीकरण करा सकता है, 20 कर्मचारियों को तनख्वाह दे जिनकी शादी ना हो, उनके नाम पर लिव इन में 20 कोठियां रखे, वहां लिव इन पार्टनर रखे, जब उनकी शादी की बात आई तब दूसरा कर्मचारी रिक्रूट कर दे, जो जिसकी शादी ना हो उसके नाम पर कर दे ट्रांसफर, कर लिव इन पंजीकरण। ऐसा आपके मेरे बस का है? हम तो यूं फंस रहे हैं कि पता नहीं हमारी जमीनें खतरे में आ जाएंगी, हम बच्चों को कैसे पढ़ने के लिए भेजें। अब ऐसे में आप डिसाइडिंग फैक्टर, आप हुए, बॉबी पवार हुए, यूकेडी आदि क्षेत्रीय दल है, इनके ऐसे लोग जो विनिंग कंडीशन में है, संघर्षशील है। ऐसा नहीं कि हमने पूरी तरह फ्लॉप मान दिया उनको। कांग्रेस और बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं जो पहाड़ों से विधायक बनकर आए हैं, जीत कर आए हैं, लेकिन वो मजबूर है, मौनी बाबा रहना पड़ रहा है, लेकिन उनको नहीं दिखता कि तीसरी कोई होप है। अब मूल निवास का जो आपका आंदोलन है, इसकी स्ट्रेटेजी आप जनता को आज से बताना शुरू करेंगे, पब्लिक को, तो हो सकता है, हो क्या सकता है, बहुत दिक्कत नहीं है। इस समय लोगों की आफत आ गई, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं देवभूमि में। पहाड़ की तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस लिव इन कानून को रद्द करने के लिए, इवन बीजेपी की जो है, बीजेपी का पति तो मजबूर, ये नेता है तो वहां वोट देगा, उसकी पत्नी और बच्चे तो वही देंगे जो इस कानून को रद्द करने के लिए कहेगा, जो मूल निवास का वो देगा उनको। आपको स्ट्रेट अप चुनावी राजनीति में उतर जाना चाहिए। संघर्ष इनसे क्या मांग के कोई लाभ है? बिल्कुल राजीव भाई, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि अब हमारे पास एक अंतिम हथियार है, राजनीतिक बदलाव का हथियार, और हम जनता के बीच जा रहे हैं और आगे एक बड़ा अभियान इसको लेकर शुरू करेंगे। जो ये कानून बना है यूसीसी का, इससे कितना नुकसान हमारा होने जा रहा है, इसको लेकर अभी हमारे लोग इतने अवेयर नहीं है। लोगों को बताना पड़ेगा लिव इन रिलेशनशिप से कितना आपका नुकसान होने जा रहा है, या 1 साल का जो प्रावधान किया गया है इससे कितना नुकसान होने जा रहा है। और एक तरह से तो भाजपा ने एक्सपेरिमेंट किया है इस कानून को लागू करके उत्तराखंड में, ये तो प्रयोगशाला बनकर रह गया है, और किसी राज्यों में भाजपा ने इस कानून को लागू अभी तक नहीं किया है। आखिर क्या वजह है कि उत्तराखंड में आप इस कानून को लागू करवाना चाहते हैं? तो कहीं ना आप गंभीरता से सोचेंगे, किसी और राज्य में उनको जरूरत नहीं है, इसी राज्य से उनके जितने लोगों को काम चलाना है चल जाएगा, पंजीकरण यहाँ कराएंगे, देश में पूरा लाभ ले लेंगे लिव इन का। देखिए, जो मुझे लगता है उनको तो एक जगह चाहिए थी। इस कानून के पीछे जो मूल भावना भाजपा की रही है, जो मैं समझ पाया है, यहाँ की जो लोगों, हमारी जो संस्कृति है उत्तराखंड की, अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है, जो संस्कृति यहाँ की, उसको खत्म किया जाए, उसको डाइल्यूट किया जाए। ये मैं एक कारण बड़ा समझ पा रहा हूँ, क्योंकि स्थायी निवास का 1 साल का प्रावधान होगा तो बाहर से आने वाले लोगों को अवसर मिलेंगे, राज्य में तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगे। अगर यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आएगा तो कहीं ना कहीं संपत्ति की जो बात
अभी आप कर रहे थे, उसमें भी उन लोगों को अधिकार मिलेगा जो बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, इस राज्य की मूल अवधारणा को खत्म किया जाए। जो ये पर्वतीय राज्य है जिसकी अपनी एक पहचान है, इसको खत्म किसी तरह से किया जाए। पहले यहाँ पर मूल निवास 1950 को खत्म किया गया, उसके बाद यहाँ पर सिर्फ स्थायी निवास की व्यवस्था की गई 15 साल के लिए, और अब 1 साल की व्यवस्था हो रही है। और तमाम तरह से जो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं और भी तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम तरह के रिसोर्सेज पर डाका डाले जा रहे हैं। ये एक बड़ा सोची समझी साजिश है इस राज्य के मूल अवधारणा को, जो इसका मूल स्वरूप है, एक तरह से जो पर्वतीय हमारी अपनी एक पहचान है, संस्कृति है, इसको खत्म करने का मैं समझ पाया हूं कि एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया। और इस षड्यंत्र को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, यही बताएंगे कि ये सारे जितने कानून इस राज्य में थोपे जा रहे हैं, जो ये हमारे राज्य की अस्मिता को खत्म करने की जो साजिशें हो रही हैं, इसको बचाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा इन ताकतों से। और राष्ट्रीय पार्टियों की जो करतूतें रही हैं, जो ये लोग कर रहे हैं इस राज्य में, जब तक ये इस राज्य में रहेंगे तो हम अपने राज्य में अपनी ही पहचान खत्म करेंगे। तो तमाम तरह से हमारी कोशिश रहेगी 27 के चुनाव में कि ये इस मुद्दे को लेकर, हम इन तमाम सवालों को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाए और किसी भी तरह से यहाँ पर हमारी क्षेत्रीय अस्मिता की, क्षेत्रीय पहचान को लेकर बात करने वालों की अपनी इस राज्य में सरकार बने। मोहित जी, दो उम्मीद है यूसीसी और लिव इन से बचने के लिए। एक उम्मीद है हाई कोर्ट, जो इस कानून को क्वेश्चन कर सकता है। हमारे जो लोग लीगल पे काम करते हैं, जो जनहित याचिकाएं लगाते हैं, या कोई दल या कोई, क्योंकि इसमें कानूनी खामियां हैं। खामी नंबर 1, बहुत बड़ी खामी यह है कि जो लिव इन में, माना मेरा बेटा या मेरी बेटी देहरादून पढ़ने गए और लिव इन में रह गए, मैं किसी और का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, हालांकि मेरी बेटी नहीं है, 2 बेटे हैं, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अगर मेरी बेटी या मेरा बेटा पढ़ने गए और लिव इन में रह गए, 15-20 दिन में एक बायोलॉजिकल गलती की, भूल चूक, उस भूल चूक में गर्भ में शिशु आ गया, मैं नाना बना या दादा बना, जैविक दादा या जैविक नाना, उसके बाद वो दोनों अलग हो गए, दोनों ने अलग शादी कर दी, वो बाध्य नहीं है, लेकिन जो बच्चा हुआ उसका अधिकार मेरी संपत्ति पर है दादा होने के नाते। अब मेरी संपत्ति क्या है? पैतृक संपत्ति। मेरी संपत्ति पैतृक वो है जो मेरे गांव में मेरे बाप दादाओं की है। अब उसका नाम कुछ भी हो, उसका धर्म कुछ भी हो, उसका पिता कोई भी हो, उसकी माता कोई भी हो, अब क्योंकि माता उसकी केयर टेकर है, उसकी जैविक माता, भले जब तक वो किसी को सौंपे ना, या उसे दत्तक कोई गोद ना ले ले, या कोई और व्यवस्था ना हो, लेकिन उसे संपत्ति मेरे गांव की मिल जाएगी। अब मेरे गांव के राजपूतों का गांव है, मैं रावत हूं, उसके बीच में यदि किसी मोहम्मद यूनुस को वो जमीन मिल जाएगी तो 18 साल बाद तो वो बालिग है। अब ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की है। अब इसके अलावा क्या है? अब जो उसका, यदि मैं नाना बना तो जो उसका दादा है, अब दादा बिहार में रहता है, किशनगंज में, दादा रहता है बिजनौर का है। अब कानून तो कहता है कि दादा के भी उस अंश का, वो एक अंश का पात्र है जिस अनुपात में उस दादा के वैध नातियों में और जैविक नाती की गिनती है, ठीक है। लेकिन वहां से कैसे मिलेगा? क्या उत्तराखंड के विधायक ये तय कर सकते हैं कि बिहार का कोई व्यक्ति इनके कानून के आधार पर किसी को जमीन दे दे अपनी? मोहित भाई जी, आप पत्रकार हैं, आप समझते हैं, इस कानून में ऐसी लकीरें हैं जहां इन्होंने बाउंड्रीज लांगी है। मैं गंभीर बात कह रहा हूं कि महामहिम राष्ट्रपति के पास ये कागज गया, राज्यपाल जी ने फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, उसके बाद तो प्रोसेस में जाना था, लेकिन अन्य राज्यों की कंसेस नहीं दी गई, क्योंकि ये जो कानून बना है इसमें लिव इन का ये मामला है, ये दूसरे राज्यों की शक्तियों का उल्लंघन करता है या उनको बाध्य कर रहा है, और वो मानने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि उन्होंने सहमति नहीं दी। भारत यूनियन ऑफ स्टेट से, आप जानते हैं, ये जो श्रीलंका जैसा देश नहीं कि एक देश है, ये राज्यों का संघ है, यहाँ राज्यों की अपनी शक्तियां हैं। तो आप बंगाल को, आप केरल को बाध्य नहीं कर सकते कि आपकी बात माने, क्योंकि आपके 70 विधायकों ने कुछ तय कर दिया और वहां की संपत्ति चली जाए, क्योंकि इसने दूसरे राज्यों की बाउंड्रीज को उल्लंघन किया है।
इसलिए कोर्ट में यह क्वेश हो जाएगा, क्योंकि ये संघीय ढांचों पर, भारत के संघीय ढांचे के सिस्टम पर चोट करता है। महामहिम राष्ट्रपति ने कैसे दस्तखत कर दिए, उनके विधिक सलाहकारों ने कैसी सलाह दी, मैं नहीं जानता, ये वो जाने, लेकिन साफ तौर पर यह दूसरे राज्यों की शक्तियों का उल्लंघन कर रहा है। ऐसा ही लोकायुक्त कानून में भी था। जो खनूरी जी का ड्राफ्ट था वो लोकपाल की कॉपी था, जो अन्ना हजारे उनकी टीम ने बनाया था। उन्होंने बनाया था उस टीम को, कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने बनाया था राष्ट्रीय कानून। इन्होंने बनाया, पास कर दिया उत्तराखंड की विधानसभा में। उत्तराखंड की विधानसभा वो कर ही नहीं सकती जो उत्तराखंड के बाहर का मामला हो। तो ये कोर्ट से टर्न डाउन हो जाएगा। अगर ये कोर्ट से टर्न डाउन नहीं होता तो लोगों को इंतजार, भरोसा सिर्फ आप लोगों पर है। पर उसके लिए क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल राजीव भाई, हम लोग तैयार हैं। और इसके जो लीगल एस्पेक्ट हैं, इसके अलावा हमारी अपनी संघर्ष समिति की लीगल सेल भी है, एक टीम भी है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस कानूनों के जरिए जो यहाँ के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है उसको लेकर हम हाईकोर्ट जाएं, और हाईकोर्ट में हमारे जो टीम से जुड़े हुए वकील हैं उसकी को लेकर एक जनहित याचिका भी दाखिल करें। कोशिश हमारी आगे रहने वाली है कि किस तरह से यहाँ के जो तमाम तरह के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है इस कानून के जरिए। तो यही आने वाले समय में यही रहेगा कि इस मामले को कोर्ट में भी चैलेंज किया जाए, जो इसमें भी लूप होल है उसको कोर्ट में चुनौती दी जाए। अब आप कंप्लीट जवाब दीजिएगा, मैं एक प्रश्न ऐड कर दे रहा हूं उसके साथ ही। उत्तराखंड का इतिहास बताता है कि उत्तराखंड के लोग तो तैयार थे, जब राज्य बनते ही तैयार थे तीसरी शक्ति को राज्य का नेतृत्व सौंपने का के लिए। लेकिन मुझे ध्यान है कि जब पहला चुनाव आया और मुन्ना सिंह चौहान जी ने उस समय उत्तराखंड जनवादी पार्टी बनाई थी, यूकेडी थी, काशी सिंह एरी, मुन्ना सिंह चौहान जी, शायद कमिश्नर पंक्ति आदि लोगों ने भी कोई पार्टी बनाई थी। ये रिटायर्ड अधिकारियों की उत्तराखंड जन विकास पार्टी के नाम से भी कोई पार्टी थी, लेकिन रिटायर्ड अधिकारियों ने एक दल बनाया था। ये लोग भी बैठे थे। रक्षा मोर्चा शायद बाद में बना। रक्षा मोर्चा तो टीपीएस रावत जी का था, उससे पहले की बात बता रहा हूं, जब पहला चुनाव था। टीपीएस रावत जी तो उस समय कांग्रेस के विधायक बने थे और मंत्री बने थे। तो ये सारे जो दल थे, सारे लोग बैठे और ये सीट डिसाइड कर रहे थे। करीबन 70 में से 30-35 सीट डिसाइड हो गई पहले दिन, सहमति बन गई कहां किसका मजबूत है। और कुछ सीटों जिन पर दो लोगों का 3 लोगों का ज्यादा दावा था, उस पर अगले दिन पे बात हुई कि अगले दिन उसको डिसाइड करते हैं, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सारी शक्तियां एक, और राज्य की अपनी सरकार बनाएंगे। मुझे ध्यान है, शायद अच्छा ना पसंद नहीं करेंगे दिवाकर भट्ट जी इस बात को सुनकर, लेकिन यह सत्य है कि दिवाकर भट्ट जी ने क्या किया, जैसे ही सहमति बननी शुरू हुई, वो केंद्रीय अध्यक्ष थे यूकेडी के काशी सिंह एरी आदि, विपिन चंद्र त्रिपाठी, ये तमाम लोग नेता वहां बैठे हुए थे सहमति की टेबल पे। दिवाकर भट्ट जी ने केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते सूची जारी कर दी करीबन 50 लोगों की, कि 50 लोग हमने टिकट दे दिए। अब चूंकि 35 सीटें डिसाइड हो गई, 30 कुल बची हुई, यूकेडी की इससे 50 आ ही नहीं रही थी, तो जो सीट उनको मिली ही नहीं, केंद्रीय अध्यक्ष ने सूची जारी कर दी। अब जारी किसने करवाई? बीजेपी ने करवाई उनसे, कांग्रेस ने करवाई, कौन उनके पीछे था, कौन उनके पास आया एकदम से? वो बैठक समाप्त हो गई, उस बैठक का औचित्य नहीं रहा, अगले दिन बैठक नहीं हुई। अब सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जिन 50 लोगों के टिकट दिवाकर भट्ट जी ने घोषित किए, उनमें से अधिकांश लोग टिकट मांग ही नहीं रहे थे। उनमें से अधिकांश लोगों ने चुनाव लड़ा ही नहीं, टिकट लिया ही नहीं, सिर्फ उस बैठक को रद्द करने के लिए। ऐसी साजिशें आप लोगों के साथ होंगी। समानांतर शक्तियों को साथ की टेबल पर जब बैठेंगे, यही उत्तराखंड ने हर बार खोया है। तो तीसरे दल के लोग हैं, तीसरी सोच के जो लोग हैं, जो राज्य के अपने लोग हैं, जो दिल्ली और गुजरात से नहीं बने हैं, उनके सामने संकट आएगा। इस संकट का जुगाड़ आपको आज करना पड़ेगा, अंतिम दिन नहीं। आज इस संकट का प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा आपको, बॉबी पवार को, यूकेडी के उन तमाम लोगों को जो जीत सकते हैं, जो अन्य दलों के लोग हैं। और मूल निवास के नाम पर और भू कानून के नाम पर पहाड़ के, मुझे लगता है कांग्रेस और बीजेपी में कुछ अच्छे विधायक हैं, अंतिम दिन ये आपके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे मूल निवास के नाम पर जो आंदोलन होगा। और आज से आपको प्लानिंग कर देनी चाहिए कि आपकी सरकार बनते ही उत्तराखंड के मूल निवासियों को आप क्या क्या देने वाले हैं। आप बिजली में क्या रियायत देंगे, आप गैस के दाम में क्या रियायत देंगे, वो जो सर्टिफिकेट आप देंगे। आपको पॉलिटिकल एजेंडा आज से सेट कर देना चाहिए। मुझे लगता है समय कम है, आज से आप आरंभ कर देंगे पॉलिटिकल काम, क्योंकि नारे लगाते लगाते तो ये तो चाहेंगे आप नारे लगाते रहे, आपको जेल डालते रहे।
जी देखिए राजीव भाई, इसका रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि किस तरह से हम पब्लिक के बीच मुद्दों को रखेंगे, किस तरह का हमारा विजन रहेगा, वो सारा हम पब्लिक प्लेटफॉर्म में आने वाले समय में रखने जा रहे हैं। बाकी जो कैंडिडेट का चुनाव है, जिस तरह से बातें आ रही हैं कि एक सीट पर कई दावेदार खड़े हो जाएंगे, सबकी दावेदारी होगी, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया फिक्स होगा, योग्यता का आधार होगा। इसके साथ ही साथ जनता के बीच लोकप्रियता देखी जाएगी, जनता के बीच कितना उस कैंडिडेट ने काम किया है, कितनी पकड़ है। तो आधार मानकर ही आने वाले समय में उन प्रत्याशियों पर दांव खेला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कोई भी किसी को भी टिकट दे दिया, किसी को भी चुनाव लड़वा दिया, फिर उससे कहीं ना कहीं हमारा जो मिशन है वो कमजोर होगा। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हम चुनाव करने जा रहे हैं, जो वास्तव में काम कर रहे हैं और जिनकी लोकप्रियता भी है और जनता के बीच मजबूत पकड़ भी है। वो हमारा एक मुख्य आधार रहेगा। उसी के आधार पर हम आने वाले समय में ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे जिसके जीतने की ज्यादा संभावना हो। बाकी जो हमारा अपना प्लान है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि हमारा मूल निवास भू कानून का तो मुख्य मुद्दा है ही, गैरसैंण का जी एक जी बड़ा मुद्दा है, परिसीमन का हमारे एक बड़ा मुद्दा है अपने राज्य में, और यहाँ पे जो यूसीसी के प्रावधान किए गए हैं उससे नुकसान जो हो रहा है एक बड़ा मुद्दा, वो भी अब आ गया है। साथ ही साथ पहाड़ की अपनी अलग तरह की समस्याएं तो ही हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, कई जगह सड़कें नहीं है, पेयजल की अलग समस्याएं हैं, तमाम तरह की मत, चुनौतियां तो हैं मतलब हम हमारे मान राज्य के में। चले हैं कि 2027 में जब सरकार बनेगी, आप लोग पहली कैबिनेट की बैठक में इस कानून को यदि जिंदा रहता है इसे रद्द कर देंगे, यूसीसी नाम का लिव इन कानून जो है। बिल्कुल, लिव इन और जो इसमें 1 साल का जो प्रावधान किया गया उसको तो खत्म करना ही होगा। जो इस राज्य की मूल अवधारणा के खिलाफ जितने भी कानून बने होंगे, जितने आज तक बने हैं, सारे रद्द किए जाएंगे। ये हमारी पहली कोशिश रहेगी। और ये इसीलिए जो हम जनता के बीच जिन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे, जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जो हमारा मैनिफेस्टो होगा उसमें सब ये शामिल किए जाएंगे। एक एक जो वायदे किए जाएंगे जनता से, तो निश्चित तौर पर उस पर काम किया जाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि चुनाव जीतने के लिए हमने झूठे वायदे कर लिए और चुनाव जीतने के बाद हम उससे मुकर जाएं, ऐसा तो होगा नहीं। जो तमाम ये सवाल है, इसी को हमारा तो मूल अवधारणा में ये भी शामिल है कि हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में देखते हैं। वो भी हमारा मुख्य अपना चुनावी मैनिफेस्टो में वो भी मुख्य हमारा मुद्दा रहने वाला है। मूल लेकिन निवास जब का तो आप है ही है। हमारा शब्द कह रहे हैं ना, मेरा दूसरे प्रश्न का आपने जवाब टाला है। जब आप जी हमारा कह रहे हैं, इस हमारा में कौन कौन शामिल होंगे? सारे लोग जो तीसरी सोच के सबको समाहित करेंगे, या हमारा आपका राग अलग होगा, बॉबी बुआर का राग अलग होगा, यूकेडी अलग होगी, फलाने अलग होंगे, तो कहानी तो वही हो जाएगी जो 2002 की कहानी थी पहले चुनाव की। ये हमारे में हम सबको समाहित करने वाला जो घड़ा है, मुट्ठी, वो बिल्कुल बन पाएंगे आप लोग? हमारा, इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि मेरा चुनावी मैनिफेस्टो ये रहेगा, मेरा मुद्दा ये रहेगा। मैंने हमारा इसीलिए कहा कि जो तमाम वो ताकतें जो इस राज्य की बेहतरी का सपना देखती हैं, जो इस राज्य की बेहतरी के लिए संघर्ष कर रही हैं, उनको एकजुट किया जाए, उनको एक साथ खड़ा किया जाए। और इन सरकारों से जो अभी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां यहाँ पर हैं, इनसे मजबूती के साथ लड़ा जाए। जैसे हमने ऋषिकेश में ताकत दिखाई और भी नगर पालिका क्षेत्र में हमने ताकत दिखाई, इसी तरह की ताकतें हम आगे भी एक साथ होकर ही कर पाएंगे। तो यही कोशिश रहेगी, सभी उन लोगों को एक मंच पे लाया जाए जो जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक तीसरी ताकत तभी खड़ी होगी इस राज्य में जब सभी लोग एक साथ खड़े होंगे और आगे एक साथ लड़ेंगे। तो यही कोशिश आने वाले समय में है। और मुझे लगता है कि बहुत जनता सारे का चेहरे पूरा, तो आपको मिल गए हैं इस चुनाव में। उत्तरकाशी की जो मुख्य सीट है नगर पालिका में, यदि कोई निर्दलीय वहां जीत गया तो विधानसभा का चुनाव लड़ता है, भविष्य में बनता है। टिहरी सीट पर जो निर्दलीय चुनाव जीतता है वो विधानसभा का चुनाव लड़ता है, विधायक बनता है, ये इतिहास है। श्रीनगर बहुत बड़ा नगर निगम है, यदि कोई निर्दलीय जीत गया तो वो सीधे विधानसभा का दावेदार हो जाता है। पौड़ी आरक्षित है, वो उसका इक्वेशन अलग है, वहां सामान्य सीट से कोई चुनाव जीता है तो वहां की इक्वेशन अलग है। लेकिन यही स्थिति आपकी रुद्रप्रयाग की है, यही स्थिति चमोली की है, यही स्थिति आपके चंपावत आदि की है। बड़े पैमाने पर आपके निर्दलीय जीत कर आए हैं, जो नगर पालिकाओं में, पंचायतों में नहीं, जो थोड़ी बड़ी नगर पालिकाएं हैं, वहां से सीधे सीधे विधानसभा के दावेदार आज से हो गए। तो आपको तो बहुत सारे चेहरे मिल गए हैं, विनिंग चेहरे आपको जनता ने जिनको भेज दिया है राष्ट्रीय दलों के खिलाफ।
बिल्कुल। अभी जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आए हैं कैंडिडेट, उनसे हमारी बातचीत अब शुरू होने जा रही है। कई पार्षद के प्रत्याशी भी चुनाव जीत के आए हैं और हमारी कोशिश यही है कि यही हमारा पहला मुख्य उनसे शर्त रहेगी कि आप राष्ट्रीय पार्टियों में नहीं जाएंगे, तभी हम आने वाले समय में आपको सपोर्ट देंगे, आपके लिए माहौल बनाएंगे, आपके चुनाव अभियान को पूरा देखेंगे। तो यही अभी पहले चरण की बातचीत चल रही है और भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कुछ वोटों से रह गए हैं, उनसे भी हम वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि यही हमारी मंशा है और यही हमारी आने वाले समय में कोशिश भी होने जा रही है कि तमाम जो ताकतें जो यहाँ इस राज्य के लिए लड़ना चाहती हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, जो इस राज्य की बेहतरी का सपना देख रहे हैं, उनको एक साथ खड़ा किया जाए, उनको एक मंच पे लाया जाए। तो हमारे सोच और जो हमने आने वाले भविष्य के लिए जो प्लान किया उसमें ये कैंडिडेट भी शामिल हैं जो चुनाव जीत के आए हैं, जो कुछ मतों से रह गए हैं। दूसरा, इसमें आने वाले समय में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहां भी हमें बहुत बेहतर कैंडिडेट मिल सकते हैं, उन पर भी हमारी नजरें हैं, जो और अच्छा कर रहे हैं, जो मूल निवास भू कानून के मूवमेंट में, अन्य मूवमेंट में जो लेकिन लोग शामिल पंचायतों रहे, में जो उनको भी पंचायतों हम के पंचों में धन की आवश्यकता पड़ती है, वहां तो हॉर्स ट्रेडिंग होती है ना, ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए। बगैर धन के मेंबर वोट देते नहीं है, उन्हें चुनाव खर्चा चाहिए होता है, और एक ईमानदार आदमी कहां से पैसा लाएगा? बिल्कुल, ये चुनौती तो बहुत बड़ी है और पंचायतों में खासकर जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए एक तरह से बहुत पैसा लेकिन चाहिए होता है। एक काम आप कर सकते हैं, सतपाल महाराज लंबे समय से जनता से वायदा करते रहे, बड़े बड़ी भाषण देते रहे कि हम जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भविष्य में सीधे जनता के वोट से कराएंगे। उन पर आप दबाव बना सकते हैं, अगर हिम्मत है तो चुनाव कराओ। बिल्कुल, लोकतंत्र में अध्यक्ष हो या ब्लॉक प्रमुख हो तो प्रत्यक्ष तौर पे ही जनता का मत जाना चाहिए। अभी तो सदस्य अध्यक्ष चुनते हैं, क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं, इससे एक तरह से पैसे का बहुत बड़ा खेल होता है। जिसके पास एक तरह से पैसा है वो चुनाव जीत जाते हैं और जो संघर्ष करने वाले लोग हैं वो पैसे के अभाव में चुनाव हार जाते हैं। तो होना तो यही चाहिए कि डायरेक्ट चुनाव हो, जनता चुने। और हमने इस संबंध में पूर्व में भी कई बार पत्राचार किया है सरकार से, और जो हमारे महाराज जी हैं उनसे भी इस संबंध में पत्राचार हुआ है। एक बार तो बातचीत भी हुई थी कि आप इस तरह से कर सकते हैं और आपने कहा भी है। तो अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारे उन प्रत्याशियों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा जो संघर्ष के रास्ता चुनकर कुछ करना चाहते हैं। लेकिन सरकार इसमें कब कदम उठाएगी ये कहना भी मुश्किल है हमारे लिए। सरकार की पोल खुल सकती है मोहित भाई। अभी इस सत्र में आप पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा बजट सत्र में, और उसके अगले दिन आप प्राइवेट मेंबर बिल किसी विधायक से, निजी विधेयक रखवा दीजिए कि इस बार के पंचायत चुनाव जनता के वोट से कराए जाएं। अब उससे खुलासा हो जाएगा कौन उसके खिलाफ वोट देता है, कौन विधायक कौन समर्थन में वोट देता है, तो उनकी पोल खुल जाएगी जनता के सामने। और मजबूरी उनकी होगी, भविष्य की राजनीति करनी है तो उसके खिलाफ वोट दे नहीं सकते, सिर्फ एक काम कर सकते कि लिंगर ऑन करा देंगे, आगे के लिए विचार चर्चा के लिए रखवा देंगे विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, अगले सत्र में चर्चा जारी। लेकिन उससे भी पोल खुल जाएगी। अगर उससे डरकर भागेगी ये सरकार, उस पर वोटिंग नहीं कराएगी। एक दिन की चर्चा, 1 घंटे की चर्चा, 2 घंटे की चर्चा, यूसीसी तो बगैर चर्चा के पास कर दिया उन्होंने। तो पब्लिक के वोट से पंचायत के चुनाव, ब्लॉक प्रमुख के और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, इसका एक प्रस्ताव रखवा दीजिए किसी विधायक से, प्राइवेट मेंबर बिल, और पोल खुल जाएगी इनकी। बिल्कुल राजीव भाई, कोशिश करेंगे हम कोई विधायक ऐसा विपक्ष में हो जो अपना प्राइवेट मेंबर बिल इसमें पेश करे, और हम बातचीत करेंगे कि इस पर भी काम करे सरकार और ऐसा बिल विधानसभा में पेश हो ताकि डायरेक्ट चुनाव हो, पब्लिक के हाथ में एक बड़ी पावर रहे अध्यक्ष चुनने की, ब्लॉक प्रमुख बनाने की, चाहे कनिष्ठ प्रमुख हो, ज्येष्ठ प्रमुख हो, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हो, एक ताकत पब्लिक को सीधे मिले कि वो अपना नेता चुन सके। ऐसा ना हो कि जिसके पास अकूत धन संपदा है, और आपने देखा होगा इन चुनाव में होता क्या है, हमने तो बहुत नजदीक से देखा है, कई बार जो चुनाव जीत जाते हैं प्रत्याशी, जो सदस्य बन जाते हैं जिला पंचायत के, वो अध्यक्ष बनने के लिए जमीन तक के ऑफर दे देते हैं,
प्लॉट का ऑफर, गाड़ियों के ऑफर, 20, 25, 30 लाख रुपए कैश, इस तरह से कई बार ये चीजें सामने आई हैं। और जो प्रत्याशी चुनाव जीत के जाते हैं वो कई दिनों तक लापता हो जाते हैं, एक अब तरह तो से ये किडनैप हो जाते हैं। जब लापता होते हैं ना, अब तो ये पंजीकरण की व्यवस्था भी इनके काम आएगी कि पंजीकरण करा दो और मेंबरों को भेज दो सैर सपाटे पे, बिल्कुल, वोट ये पक्की। लोकतंत्र, ये जो हमारा लोकतंत्र है इसके लिए बड़ा खतरनाक है। इसमें तो सीधे जनता की एक तरह से जो हमारे लोकतंत्र में जनता को जो अधिकार मिला हुआ है चुनने का, किसी प्रत्याशी को नेता बनाने का, वो तो सीधे सीधे हनन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट पब्लिक को ही ताकत मिलनी चाहिए। और किसी कोई ऐसा विधायक जो प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए अगर इस बात को रखता है तो वास्तव में ये बहुत जनहित का काम होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम बात करेंगे, क्योंकि सरकार में बैठे विधायक तो करेंगे नहीं, विपक्षी विधायकों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पर कुछ ना कुछ आगे काम हो, ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रहे और इस चलिए, तरह से हालात ना हो पैदा। चलते चलते मैं आपको जो स्थिति हरिद्वार की है पिछले एक हफ्ते से, उस पर आपकी टिप्पणी। एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 500 करोड़ में ये सरकार डावाडोल हो रही है, गुप्ता बंधुओं का पैसा निकल गया, इस सरकार को हटाने के लिए ऐसा दावा विधानसभा में किया। इट मींस उनके पास बहुत कुछ है, क्योंकि उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उनसे कुछ पूछा गया, ना सीबीआई लगी, ना ईडी लगी। यदि 500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की दावा वो कर रहे हैं, तो किसके द्वारा हुई? गुप्ता बंधु उन्होंने नाम ले लिया, कहां पहुंचा, कहां नहीं पहुंचा, ये ईडी कहां चली गई भारत की, ये सीबीआई कहां चली गई जो जगह जगह छापे मारती है? अब उसने कुछ नहीं किया। इट मींस उनके पास कोई राज है। दूसरे ऐसे हैं, कांग्रेस की सरकार को अपने गुट के साथ तोड़ने के लिए तोड़ा था। उस समय तो राष्ट्रीय शासन लगा था कुछ दिन लाठी साहब की सरकार में, फिर इसमें आए थे बीजेपी की सरकार, भविष्य अगली बार बनवाई थी, कोशिश तो उसी समय बनवाने की थी। तो दोनों के पास बहुत सारे राज हैं, और एक के पास पूरे भारत में गुज्जरों की पूरी महासभा है, जिन्होंने दिल्ली चुनाव के अंतिम दिन अपने निर्णय से दिल्ली के परिणाम को प्रभावित करने की चेतावनी दे रखी है। अब एक हफ्ते से दिल्ली चुनाव को देखते हुए निर्णय नहीं हो पा रहा। कोई कह रहा है कि हम पार्टी से निलंबित करने वाले हैं पूर्व विधायक जी को, लेकिन दिल्ली का चुनाव है, गुज्जर नाराज रहेगा। एक के पास 500 करोड़ की चाबी है, लाठीचार्ज वहां हो रहा है, बंदूकें वहां निकल गई। स्थिति क्या हो रखी है? आपकी टिप्पणी हरिद्वार पे। देखिए राजीव भाई, मेरा ये मानना है कि जो 500 करोड़ वाला एक बड़ा गंभीर सवाल उठाया गया था विधानसभा के अंदर, और ये इस बात को समझा जाना चाहिए कि जब विधानसभा के अंदर सरकार गिराने की बात हो रही हो, जहां कानून बनते हों, जो एक तरह से लोकतंत्र का मंदिर है, इतनी बड़ी बात वहां पर हुई और गुप्ता बंधुओं पर आरोप लगाया गया, तो सरकार ने क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया? सरकार क्यों अभी तक चुप बैठी हुई है? और जिस विधायक ने इतना गंभीर आरोप लगाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी अभी तक, अगर उन्होंने सबूत पेश नहीं किए हैं। आप विधानसभा के अंदर कैसे इतने गंभीर आरोप बिना सबूतों के आधार पर कर सकते हैं? क्यों सरकार ने कार्रवाई नहीं की? आखिर इसके पीछे क्या कारण है, ये भी समझा जाना चाहिए। दूसरा, हरिद्वार का माहौल हम लोग देख ही रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि जिस तरह का आचरण कर रहे हैं, ऐसी अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। पूरा गुंडई पर, पूरे नंगई पर हमारे जनप्रतिनिधि उतारू हो आए हैं और पूरे प्रदेश का माहौल खराब हो गया है। ऐसे पर्वतीय राज्य की, ऐसे उत्तराखंड राज्य की कल्पना तो किसी ने भी नहीं की थी कि यहाँ विधायक, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक बंदूक हाथ पर ले, बंदूक की नोक पर अपना तांडव करेंगे। ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। तो ये जो राज्य में चल रहा है, जिस तरह की राजनीति इस राज्य में हो रही है, तो ये भविष्य के लिए तो शुभ संकेत नहीं है, एक बड़ा खतरा है। और मैं समझता हूं कि जनता को भी ये सोचना चाहिए कि आपके नेता कैसे होने चाहिए। क्या वो गुंडे बदमाश होने चाहिए जो सरेआम बंदूक से गोलियां चलाएं, सरेआम माँ बहन की गालियां दे? क्या ऐसे आचरण के जनप्रतिनिधि होने चाहिए? ये तो जनता को तय करना है, क्योंकि जनता ने ही उनको चुना है। तो चुनाव करते हुए इस बात का ध्यान देना चाहिए
कि ऐसे लोग वास्तव में हमारे लोकतंत्र के लिए भी घातक है, हमारे सामाजिक वातावरण के लिए भी घातक है, और हमारी अपनी जो हमारी एक तरह की जो उत्तराखंड की एक अलग पहचान रही है कि शांत प्रिय राज्य है, यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, यहाँ के एक अलग तरह का इस राज्य की एक अलग तरह की एसेंस है, तो वो अब दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से सरेआम दोनों जनप्रतिनिधियों ने माहौल बनाया इस राज्य में, वो आने वाले समय के लिए बिल्कुल हम शुभ संकेत नहीं मान सकते हैं। मोहित भाई, हम ये उम्मीद करें कि जब मैं या अन्य पत्रकार आपसे अगली बार, आपने समय दिया इतने लंबे इंटरव्यू का, ऐसा इंटरव्यू ले तो हम आपसे प्रश्न करें कि भाई बिजली के दाम कितने घटा रहे हो आप, आपका तय हो चुका हो, आपकी जो राशन मिल रहा है खाद्यान्न उसकी नीति तय हो गई हो, आपका जो स्टेट रॉयल्टीज, जो हमारी जो परिसंपत्तियां हैं, टिहरी डैम आज भी उत्तर प्रदेश और भारत सरकार मालिक है, और उत्तराखंड के पास देला जो स्टेट रॉयल्टी को छोड़ के 25% का मालिक, यूपी 75% का, भारत सरकार, उस पर आपकी नीति तय हो गई हो। मतलब हम 2027 में कौन सा राज्य देखने वाले हैं? आप जैसे नौजवानों के हाथ में जब ये लोग राज्य देने के लिए फाइनल निर्णय कर रहे होंगे तो विजन मोटा मोटा क्लियर हो जाए, जैसे अरविंद केजरीवाल ने क्लियर किया ना, पहले कर देते हैं इस बार में, इस बार में, इस बार पब्लिक देती है वो, इस बार क्या होगा अलग बात है, लेकिन 2 या 3 बार तो उन्होंने दिखाया ना कि कॉमन मैन कैन बिकम गवर्नमेंट, आम आदमी सरकार बना सकता है। रोज नारे लगा के जब हुकूमत आपकी सुनती ही नहीं है तो सरकार बनो। और उम्मीद करें जल्द आप लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म में बैठेंगे। उससे पहले आपके पास बड़ी समस्याएं हैं, जैसे यूसीसी और लिव इन कानून के अपभ्रंश अभी आपको 1 हफ्ते में दिखने लगेंगे। हरिद्वार की समस्या लगातार बढ़ रही है। मेरी अभी गुज्जर और दोनों समाजों से लगातार इंटरव्यू चल रहा है। आपसे पहले गुज्जर समाज बैठा हुआ था, तेवर किसी के डिले नहीं हो रहे हैं। हरिद्वार की स्थिति और खराब हो सकती है। सरकार कुछ लाठीचार्ज तो कर दिया, लेकिन उससे आगे बढ़ नहीं पा रही, क्योंकि चुनाव है, दिल्ली में वोटिंग है, उसको ना वो इसको निराश कर सकती, ना उसको निराश कर सकती। उसके लिए उत्तराखंड पिस रहा है। हरिद्वार में बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया, जैसे जिस तरह से पत्थर चल रहे हैं। तो कुछ जो बहुत आग लगी हुई समस्या है उत्तराखंड की, इनका जल्दी आप लोग निस्तारण करेंगे। फिलहाल ब्रेक लगवाएंगे। ऋषिकेश के लोग मायूस हैं, उन्होंने वोट दिया नहीं। आप कोर्ट जल्दी जाएं, लोगों के वोट करा के ऋषिकेश का मेयर तय करवाए कि जो मेयर जीता है वही रहेगा, या बाकी लोगों का वोट पड़ने के बाद मास्टर जी भी मेयर के रूप में शपथ लेंगे। बहुत सारी चीजें आपको करनी है, लेकिन जल्दी करने के बाद उत्तराखंड के लोग ये उम्मीद करेंगे कि आप जल्दी उन्हें वो दे दें कि 2027 को कि आपकी प्लानिंग क्या होगी, क्योंकि 40-45 सीटें पहाड़ की हैं। बिल्कुल राजीव भाई, इसमें मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। जो जनता के सवाल हैं, जिन समस्याओं से जनता जूझ रही है, उनका निस्तारण हम कैसे करें, उसको लेकर हम व्यापक प्लान तैयार करेंगे। और मैंने जैसे कहा कि जो वायदे हम जनता से करें, ये तो कम से कम ये तो हमारे दिमाग में ये बात रहेगी कि हम झूठे वादे तो नहीं करेंगे। पूरा प्लान लेकर चलेंगे, कैसे हम लोगों को आने वाले समय में सुविधाएं देंगे, पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह के बजट का प्रावधान होगा, किस तरह से हम, ये सारा हमारा रोड मैप रहेगा। एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे, लोगों के बीच अपना पूरा मैनिफेस्टो रखेंगे, घोषणा पत्र रखेंगे। तो यही कोशिश रहेगी। और देखिए आप जिस तरह से चीज, और ये जितने जल्दी आप करेंगे, आपके दल का नाम या आपके मोर्चे का नाम गांव-गांव तक पहुंच जाएगा। आपको अभी तो नहीं मिल पाएगा पहली बार, लेकिन जल्दी आपको जैसे ही वो होगा तो आप लोगों के कैंडिडेटों को कॉमन एक वो मिल जाएगा, चुनाव निशान, जो आप लोगों के प्रत्याशियों को मिलेगा। ये सब बहुत बारीक प्रक्रियाएं हैं, तो जितने जल्दी आप पूरी करेंगे उतने जल्दी आप पब्लिक को भी मार्ग दिखेगा, क्योंकि अंधेरी रात में उसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। उसको उम्मीद ही नहीं लग रही। जब तक आप लोग सीधे तौर पर नहीं कहेंगे तो फिर वो उस डायरेक्शन में काम करेगी। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अंधेरे में कोई तो ना हो उम्मीद की किरण। बिल्कुल एक ऐसा मजबूत राजनीतिक विकल्प देने की हम सोच रहे हैं, और हमारे तमाम लोगों से वार्ता हो रही है, बातचीत हो रही है कि किस तरह से इस पर काम किया जाए, कैसे हम जनता के बीच जाएं, किस तरह के हम लोगों के बीच अपने मुद्दों को रखें, जो जनता जिन मुद्दों से ज़्यादा प्रभावित होगी, जो लोगों के लिए बेहतरी के लिए हम किस तरह से काम करें। तो इसको लेकर हमारी लगातार उन ताकतों से, उन लोगों से वार्ता हो रही है जो
जनता के बीच संघर्ष कर रहे हैं। अब आने वाले समय में किस तरह से इसका राजनीतिक स्वरूप होगा, किस तरह से हम इसको पूरा रोड मैप देंगे, किस तरह से प्लान करेंगे, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि 2027 में राजनीतिक बदलाव के लिए हम कदम जरूर बढ़ा रहे हैं और कोशिश पूरी रहेगी कि अधिकतर विधानसभा चुनाव में कर्मठ, योग्य और ऐसे प्रत्याशी का चुनाव हो जो जनता से सीधे संपर्क में है, जनता के बीच लगातार संघर्षरत है। चलिए, आपने समय दिया मोहित भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो अंधेरे में भी उम्मीद की किरण है, और ये उम्मीद की किरण आज किरण है, कल ये सूर्य बन सकती है। लेकिन सूर्य अगर कौन बनने देगा? यही हुकूमत। अगर ये जन मुद्दों पर जो जनता की डिमांड है अगर पूरी नहीं करती, अगर ये काले कानून वापस नहीं लेती, तो अपनी जिंदगी के लिए, अपने भविष्य के लिए आज तक राष्ट्रीय दलों को श्री राम पे और गुजरात के नाम पर वोट देने वाले लोग भी अपने परिवार, अपने आप को बचाने के लिए एक बार मूल निवास के नाम पर वोट अवश्य देंगे, क्योंकि अपनी जिंदगी पे उनकी आग लग गई इस समय इस लिव इन कानून से। तो हुक्मरानों, आपके लिए संभलने का समय, संभल जाओ तो संभल जाओ। अपने जो कलम आपको मिली है और जो मोहर मिली है उसका इस्तेमाल, सदुपयोग करो इस राज्य के लिए। अगर आप दस्तखत नहीं करोगे इस राज्य के हित में, हित के कानून नहीं बनाओगे, गलत कानूनों को समाप्त नहीं करोगे, तो मोहित डिमरी, बॉबी पवार और ऐसे बहुत सारे कलम और हाथ तैयार हैं जो 2027 में शपथ लेते ही पहले कैबिनेट में ही आपके बनाए हुए सारे काले कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार है। फैसला आपको करना है। 2027 तक अगर उत्तराखंड के लोगों को भुगतना है तो भुगतेंगे, जहां इतना भुगत लिया। 27 दूर तो है नहीं, मर्जी आपकी। पुनः आपको वो कलम चाहिए या नहीं, यह आपको तय करना है। फिलहाल मोहित भाई शुक्रिया, दीजिए इजाजत। धन्यवाद अजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में नमस्कार। शामिल करने के लिए।